माँ बाप ने मुझे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करवाने के लिए खुद को एक बुरी आत्मा के हाथ कुर्बान कर दिया। सब लोग मुझे बुरा भला कहते थे कि माँ बाप के मरते ही शादी कर ली। लेकिन जब वो चले गए तो मुझे अचानक अपनी पुरानी मेमोरीज वापस आ गईं। तब पता चला कि माँ बाप मेरी शादी के लिए कितने परेशान थे। दरअसल मैंने सू युआन के घर की छोटी बेटी सू लियर को देखा और उस पर दिल आ गया, बस उसी से शादी करनी थी। माँ बाप बिल्कुल घबरा गए। वो एक बड़े घराने की लड़की थी, उससे शादी कहाँ हो सकती थी। फिर 1 महीने पहले माँ बाप एक गुफा में पहुंचे जहां एक बंद बुरी आत्मा थी। उसने उन्हें बहला फुसलाकर एक डील करवा दी और 7 दिन बाद सू युआन ने अपनी सबसे प्यारी बेटी सूलियर की शादी मुझसे करवा दी। पूरी बात समझने के बाद शाम हो गई थी। तभी कमरे से एक धमाके की आवाज आई। मैं अंदर गया तो देखा सूलियर ने छत की कड़ी से फांसी लगा ली थी। यह देखकर मैंने फौरन उसे नीचे उतारा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो गई। उसे लकड़ी के पलंग पर लिटाया तो सामने एक डेटा पैनल आ गया। सामने लिखा था, साधारण लकड़ी का पलंग एक बार अपग्रेड हो सकता है, समय 10 मिनट, रिजल्ट होगा नक्काशीदार पलंग, अपग्रेड करना है। मैं समझ गया यही मेरी ताकत है। उठकर लकड़ी की एक स्टूल को छुआ तो फिर वही पैनल आया। इस बार समय 1 मिनट था। मतलब जितनी बड़ी या कीमती चीज उतना ज्यादा समय लगेगा। इस बार मैंने हाँ कर दिया। अगर हर चीज अपग्रेड हो सकती है तो ये पावर सच में बहुत बड़ी है। अगर कोई कल्टीवेशन मेथड या दवाई मिल जाए और उसे अपग्रेड करूं तो इमॉर्टल बनना मुश्किल नहीं। लेकिन मेमोरीज से पता चला इस दुनिया में कोई सेक्ट बाहर से डिसाइबल्स नहीं लेता। सब कुछ अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है। 1 मिनट बाद वो स्टूल बिल्कुल बदल चुकी थी। सोचकर मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा। पैनल आया, कमजोर शरीर, 3 बार अपग्रेड हो सकता है, पहली बार 8 घंटे लगेंगे, रिजल्ट होगा जन्मजात शरीर। मैंने फौरन हाँ किया। पूरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ी और मैं मेज पर सिर रखकर सो गया। अगले दिन सुबह दरवाजा जोर से लात मारकर खुला। 3 बदमाश भाई आए, लू झोंग और उसके दोनों भाई लू यी और लू शाओ। एक बड़े घर की लड़की एक आम गांव के लड़के से शादी करे, यह बात गांव में चर्चा का विषय बन गई थी और इन तीनों को जलन हो रही थी। पहले से ही मुझे तंग करते थे, अब माँ बाप नहीं रहे तो और बेशर्म हो गए। लू झोंग मेरे मुंह पर आया, तेरे माँ बाप ने मुझसे 10 तेल सिल्वर उधार लिए थे, अब वो नहीं है तो तू चुकाएगा। लू झोंग, सच बताऊं तो तेरे दादा ने एक बार मेरे पास से 100 तेल सिल्वर उधार लिए थे जो कभी वापस नहीं किए। तुम्हारे 10 घटाओ तो तुम मेरे 90 तेल के अभी भी डेटर हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंसने लगे। मेरे दादा तो तेरे पैदा होने से पहले ही गुजर गए थे, तो ये कैसे कह सकता है। तभी सू लियर ने एक 10 तेल का सिक्का मेज पर फेंका। लू शाओ ने झट से उठा लिया। ये चेन, तूने मेरे छोटे भाई का कर्ज चुका दिया तो मेरा भी चुका। सू लियर को बहुत गुस्सा आया, ये लोग बेशर्म हैं। शादी के बाद जब उसने इस घर की हालत देखी और कमजोर पति को देखा तो मन में निराशा आ गई थी। मरने की कोशिश की लेकिन पति ने बचा लिया। एक बार मौत के मुंह से निकलने के बाद मन हल्का हो गया। जब मरने से नहीं डरा तो बाकी चीजों से क्या डरना। उसने सोचा, जैसा भी पति मिला है साथ मिलकर घर बनाएंगे, मायके की दी हुई दौलत से काम चलाएंगे। लेकिन सुबह सुबह ये लोग आ गए। मैं समझ गया, 10 और दे भी दें तो ये मानेंगे नहीं। ये चेन बस हाँ कर दे, मेरी भाभी को एक रात मेरे साथ भेज दे, तेरा सारा कर्ज माफ। ये सुनते ही मैंने एक थप्पड़ मारा और पलक झपते तीनों को जमीन पर गिरा दिया। अपग्रेड हुआ शरीर अब जन्मजात वॉरियर लेवल का था। इन तीनों की क्या बिसात। वो गिड़गिड़ाने लगे, जान बख्शनी है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे दादा का 100 तेल का कर्ज अभी चुकाना होगा। दादाजी, हम तीनों के पास मिलाकर बस 6 तेल है, बाकी जल्दी घर से लाकर देंगे। पैसे कम है तो कोई और चीज दे दो। ये सुनते ही तीनों ने अपनी जेब निकाल ली। कुछ छोटी छोटी बॉटल्स और एक काली पड़ी जेड पेंडेंट निकली। मैंने उसे हाथ में लिया। पैनल आया, बेहोशी की दवाई, अपग्रेड होगी नींद की गोली। बंद पड़ी चींचुआन जेड पेंडेंट, अपग्रेड होगी तई कींचुआन एसेंस, समय 10 दिन। मैं हैरान रह गया, सोचा भी नहीं था कि कल्टीवेशन का रास्ता दूसरे ही दिन मिल जाएगा। तीनों के जाने के बाद सूली एयर पास आई। पति जी, मुझे नहीं पता था आप इतने काबिल हैं। मैंने उसका हाथ थाम लिया। घर आई दुल्हन को छोड़ना कैसा। सूलियर हाथ छुड़ाने की लेकिन छूट नहीं पाया। तभी मेरा पेट जोर से गुड़गुड़ाया और वो शर्माते हुए बोली, पति जी छोड़िए, खाना बनाने जाती हूँ। मैंने हाथ छोड़ दिया। इस दुनिया में बुरी आत्माएं और भूत प्रेत हैं। रात को घर से बाहर निकलना खतरनाक है। एक बार अगर कोई बुरी आत्मा नजर डाल दे तो जान गई। लेकिन इनके कुछ रूल्स हैं। हर महीने पूर्णिमा की रात को छोड़कर ये सिर्फ रात को जंगलों में घूम सकते हैं। पूर्णिमा की रात भी अगर घर में उनके लिए चढ़ावा रखा हो तो वो सिर्फ चढ़ावा लेंगे, इंसान को नहीं। लेकिन चढ़ावा न हो तो घर के सब लोग मारे जाएंगे। तभी मैंने सूली एयर के 10 तेल के सिक्के को अपग्रेड किया। सोने में बदलने में 3 घंटे लगेंगे। किंगशुआन जेड पेंडेंट अभी अपग्रेड हो रही थी। शरीर अभी 2 बार अपग्रेड हो सकता है। रात को बाहर खतरा है, इसलिए रात को ही अपग्रेड करना ठीक रहेगा। तभी रसोई से धुआं उठता दिखा। सूली एयर दरवाजे पर घबराई खड़ी थी। बड़े घर में पली बड़ी थी, कभी खाना नहीं बनाया। पति जी, आग लग गई। गांव वालों ने धुआं देखा और बकेट लेकर दौड़े आए, मिलकर आग बुझाई। सोली एयर छोटी बच्ची की तरह शर्मिंदा खड़ी थी। पति जी माफ करें, उसे लग रहा था घर पहले से तंग था, ऊपर से रसोई जला दी। पिता होते तो जरूर गुस्सा होते, लेकिन मैंने कोई बात नहीं लगाई। उसे हल्के से तसल्ली दी। रसोई जलने से जो खाना था वो भी खत्म हो गया, इसलिए पहाड़ पर जाकर शिकार करना पड़ा। माँ बाप की छोड़ी हुई कुल्हाड़ी और तीर कमान को अपग्रेड करके
पहाड़ चढ़ा। शाम को एक जंगली सुअर और हिरन लेकर लौटा। सूलियर बहुत खुश हुई। इस गांव में आकर वो निराश हो गई थी, लेकिन पति इतना काबिल निकला, मन में उम्मीद जागी। रात हुई, दरवाजा बंद किया। सूलियर घबराने लगी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और बिस्तर के पास ले गया। बीवी, सोने का वक्त हो गया। पति जी, मुझे नींद नहीं आई, आप पहले सो जाइए। सूलियर का चेहरा लाल हो गया। मर्द औरत एक साथ सोए तो क्या होता है, ये उसे थोड़ा बहुत पता था। मुझे भी नींद नहीं आई, तो बस लेटकर बातें करते हैं। बातें ही करनी है। ये सुनकर वो थोड़ी रिलैक्स हुई। 2.5 घंटे बाद सूलियर धीरे से रोने लगी। बीवी, आगे सब ठीक होगा। बातों बातों में पता चला कि वो यहाँ क्यों आई। सूलियर के पिता सुतोंग को माँ बाप के जाने के बाद हर रात एक सपना आता था, पूरे सुपरिवार को बुरी आत्माएं खा रही हैं। चौथे दिन वो घबरा गए और सपना समझाने वाले को बुलाया। तभी एक घुमंतू ताओइस्ट बिना बुलाए आ गया और बोला, सुपरिवार पर बड़ा संकट आने वाला है, मेरे पास हल है। उस ताओइस्ट ने सूलियर की तरफ इशारा करके कहा, यही लड़की परिवार की मुसीबत की जड़ है। फिर न जाने कैसा जादू किया। सूलियर के एक बाल से वो सपना सबके सामने दिखा दिया। पूरे परिवार ने अपनी आंखों से वो डरावना सपना देखा। इसके बाद कोई कैसे न मानता। फिर ताओइस्ट ने हल बताया, तीनियों गांव में एक लड़का है जिसके माँ बाप हाल ही में गुजरे हैं। सूलियर की शादी उससे करो और गांव में 3 साल रहो, संकट टल जाएगा। पूरी बात सुनकर मैं समझ गया, वो ताओइस्ट जरूर उस बंद बुरी आत्मा से जुड़ा था। तभी रात के अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं और सूलियर दोनों सहम गए। रात को कोई बाहर निकलता तो दरवाजे पर कौन है। दस्तक बंद हुई, फिर बाहर से आवाज़ आई। बेटे, आवाज़ से पता था ये जिंदा इंसान नहीं। यह आवाज़ मुझे पहचानी लगी। 7 दिन पहले जो बुरी आत्मा को कुर्बान हुए मेरे माँ बाप थे। वो यहाँ क्यों आए। दस्तक तेज होती गई। मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, दरवाज़ा मत पीटो, क्या बात है। मेरे बोलने के बाद दस्तक रुक गई। बेटे, क्या तुमने शादी की। ये सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। हाँ। वो नाराज़ हो गए, शायद उन्हें यकीन नहीं आया और फिर से दरवाज़ा पीटने लगे। दूसरी वजह माँ बाप की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो, उन्हें इसी बात का यकीन दिलाना था। सूलियर कांपते हुए बोली, माँ जी, मैं सूलियर हूँ, आपकी बहू। उसके बोलते ही बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। अगली सुबह दरवाज़ा खोला तो बाहर एक पुरानी किताब पड़ी थी। हाथ में लिया, पैनल आया, यिंग की टेक्निक अपग्रेड होगी, एंशंट यिंग की टेक्निक। शायद माँ बाप ही छोड़ गए थे। माँ बाप का प्यार सच में बेमिसाल होता है। सूलियर चिंतित थी। घर में कोई कमाई नहीं और उसके पास बस कुछ दसियों तेल थे। उसने सोचा, गांव की औरतों से कढ़ाई सिलाई सीखकर घर चलाएगी। वो मेरे पास आई। पति जी, हमारे खेत कहाँ हैं। घर में खेत नहीं थे, जमींदार के यहाँ से किराए पर लेते थे। माँ बाप के जाने के बाद वो भी वापस हो गए होंगे। सूलियर कुछ कहना चाह रही थी। मैं समझ गया, उसने 50-60 तेल सोना निकाल कर दे दिया। सूलियर की आंखें फटी रह गईं। पति जी, ये कहाँ से आया। बीवी, ये बिल्कुल सही तरीके से आया है, बेफिक्र रहो। सूलियर ने हाँ कर दिया। इसके बाद हमने मिलकर घर की मरम्मत करवाई। नया घर बनने के बाद सूलियर दिन में पड़ोसन से सिलाई कढ़ाई सीखने जाती। इस दौरान मैं इनकी टेक्निक पर काम करता रहा। उस रात शरीर को अपग्रेड करके इनेट स्पिरिट बॉडी बना लिया। अगली बार अपग्रेड होगा इनेट दाव बॉडी, लेकिन उसमें 1 महीना लगेगा। 3 दिन बाद किंगचुआन जेड पेंडेंट अपग्रेड हो गई। मैंने उंगली काटकर एक बूंद खून उस पर डाली। अगले ही पल उसमें से शब्द उड़कर निकले। ये एक सुप्रीम हेवन ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक थी। इनकी टेक्निक से मुझे पता चला, इस दुनिया में कल्टीवेशन के 4 बड़े लेवल्स हैं, हेवन, अर्थ, मिस्टीरियस, येलो। हर लेवल में भी अपनी ग्रेडिंग होती है। काई किंगचुआन स्क्रिप्चर पूरी तरह याद हो जाने के बाद वो जेड पेंडेंट बेजान हो गई। फिर उसे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया। उस रात सूलियर ने बताया, कल पूर्णिमा है, कल छोटे मार्केट से चढ़ावा लाना होगा। मैंने हाँ किया। सूलियर के सोने के बाद कल्टीवेशन शुरू की। रात के 5 बजे आखिरकार ची सेंसेशन आई और लियांची पहली लेयर पर पहुंच गया। सुबह सूलियर को बाय बोलकर मार्केट की तरफ निकला तो रास्ते में वही तीनों बदमाश भाई मिले। साथ में ब्लैक ड्रैगन गैंग का एक आदमी था, नाम था ले शे, जो उनका हायर्ड फाइटर था। मैं जरा भी नहीं घबराया। स्वर्ग में रास्ता था, तुम नहीं गए, नरक में खुद घुसे। 2.5 मिनट में चारों परलोक से धार गए। लेशी की जेब में एक फाइटिंग टेक्निक मिली, गैंग फेंग फिस्ट। अपग्रेड होगी हेवन ग्रेड गैंग फेंग फिस्ट। 3 घंटे लगेंगे। मैंने तुरंत अपग्रेड शुरू किया। चढ़ावा लेकर वापस आया, घर में रख दिया और अपग्रेड हुई टेक्निक प्रैक्टिस करने लगा। रात शांति से गुजरी। अगले दिन ब्लैक ड्रैगन गैंग के बॉस को पता चला। लेश गया। उसने 2 आदमी बदला लेने भेजे। 3 दिन बाद मैंने एक मुक्के में आंगन का पेड़ तोड़ दिया। सूलियर हैरान रह गई। पति जी, ये सब क्या है। मैंने इस मौके पर सूलियर को कल्टीवेशन के बारे में बता दिया। बीवी, अभी मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं जो औरतें सीख सके। जब लेगी तो तुम भी साथ में प्रैक्टिस करना। सूलियर ने हाँ किया। अब समझ आया कि पति के अजीब काम इसी वजह से थे। वो तो एक कल्टीवेटर निकले। इसके बाद सूलियर पड़ोसन के पास सिलाई सीखने गई और मैं आंगन में टूटा हुआ पेड़ हटाने लगा। 1 घंटे बाद 2 अजनबी आंगन में आए। तुम कौन हो, मरो तो सही से मरो। मैं ब्लैक ड्रैगन गैंग का लिंगू हॉल का नेता हूँ और मैं शुयाबो हॉल का नेता हूँ। बोलते ही दोनों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपनी ची मुट्ठी में भर ली। तब जाकर उन्हें पता चला कि मैं कल्टीवेटर हूँ। भागना चाहा लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक ड्रैगन गैंग के दोनों बड़े फाइटर्स वहीं ढेर हो गए। सूलियर को परेशान न करना पड़े, इसलिए बॉडीज ठिकाने लगाकर अगले दिन ब्लैक ड्रैगन गैंग के हेडक्वार्टर्स पहुंचा। बॉस समझ गया। उसने एक कल्टीवेटर से पंगा ले लिया। जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ। गैंग के बाकी लोगों का कोई दोष नहीं।
उन्हें माफ कर दो। ये कहकर उसने खुद अपनी जान ले ली। 10 दिन बाद एक आदमी आंगन में आया। सूलियर ने आगे बढ़कर पूछा, आप कौन हैं? क्या लू साहब घर पर हैं? मैं कमरे से बाहर आया। वो आदमी खुशामद करते हुए बोला, लू साहब, मेरा नाम लू किनियन है। ब्लैक ड्रैगन गैंग को मैंने अपने हाथ में लिया है और नाम बदलकर ग्रीन ड्रैगन गैंग रख दिया है। लू साहब, ये दुनियादारी की चीज़ें आप कल्टिवेटर्स की नज़र में कुछ नहीं, फिर भी यह हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार करें। 3 महीने बाद एक नौजवान सू परिवार के दरवाजे पर आया। उसे धुंधली याद थी, 10 साल पहले की। वो भूखा घर से निकला था, कूड़े के ढेर में कुछ खाने को ढूंढ रहा था। जब मरने की नौबत आई तो एक छोटी लड़की ने उसे कुछ गर्म पकौड़ियाँ दे दी। उन्हीं पकौड़ियों ने उसकी जान बचाई। बस यही नहीं, उन पकौड़ियों की वजह से वो अगले दिन तक जिंदा रहा और अपने सिफू से मिला, कल्टीवेशन का रास्ता मिला और सेक्ट में जगह मिली। जिंदगी बदल गई। 10 साल सेक्ट में प्रैक्टिस करने के बाद उसे पहाड़ से उतरने का मौका मिला। वो एक पल भी रुके बिना अपने पुराने गांव आया, उस लड़की को ढूंढने, उस लड़की की मैं जिंदगी भर हिफाजत करूंगा। तभी सू परिवार का दरवाजा खुला। साहब, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेरा नाम वांग युन है, किंगलियन स्वॉर्ड सेक्ट से आया हूँ। सू परिवार के मालिक से मिलना है। नौकर घबरा गया और उसे अंदर ले गया। सू तोंग से मिलकर वांग युन ने झुककर सल्यूट किया। बुजुर्ग, आप मुझे क्यों बुलाया? वांग युन थोड़ा घबराया हुआ था। मैं शुक्रगुजारी करने आया हूँ। फिर उसने 10 साल पहले की पूरी बात बताई। वो शायद मेरी छोटी बेटी सू लियर रही होगी। सू टॉम जी, कृपया लियर को मेरे साथ जाने दें। मैं उससे किंगलियन स्वॉर्ड सेक्ट में कल्टीवेशन करवाऊंगा, साथ ही सू परिवार की 100 साल तक हिफाजत करूंगा। वांग साहब, अगर थोड़ा पहले आते तो अच्छा होता। लियर की शादी कुछ महीने पहले हो चुकी है, तो फिर शायद लियर से मेरा नसीब नहीं मिलाया, लेकिन उनका मुझ पर एहसान है। मैं यहाँ रहकर सू परिवार की 100 साल रक्षा करूंगा। सू तोंग इतना खुश हुए कि संभाल नहीं पाए। वांग साहब, शुक्रिया, आप चाहें तो यहीं रह सकते हैं। वांग युन ने मना किया, बस कहा, जब जरूरत होगी आ जाऊंगा। सू तोंग जी, लियर की शादी किससे हुई और वो अभी कहाँ है? उसका पति ये चेन है, तियनियो नाम की गांव में रहते हैं। वांग युन को थोड़ा अजीब लगा, इतनी बड़े घराने की लड़की इतने साधारण घर में क्यों गई? क्या लियर खुद मानी थी? सूटोंग ने सोचा, छुपाने वाली कोई बात नहीं। उन्होंने हर रात आने वाले उस बुरे सपने की पूरी बात बता दी। वांग यून का दिल भर आया, मुट्ठियां भिज गईं। ये सब बनावटी है। उसे लगा ये किसी ने जाल बिछाया था। वो टॉवेल जरूर ये चेन का भेजा हुआ था, लेकिन एक गांव का आम लड़का इतना सब कैसे करेगा? जरूर कुछ और माजरा है। जब पता चला वो फेक टाओइस्ट अभी सू परिवार में है, तो वांग यून की आंखें ठंडी हो गईं। सुतोंग जी, मुझे उससे मिलवाइए। कुछ देर में दोनों टाओइस्ट के कमरे में पहुंचे। सुतोंग जी, ये कौन है? ली दाओशी जी, ये वांग युन हैं, किंगलियन स्वॉर्ड सेक्ट के कल्टीवेटर है। दाओशी की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे जाना होगा, काम है। वो एक नकली टाओस था। असली कल्टीवेटर सामने आ गया तो वो जानता था। पोल खुली तो खैर नहीं। वांग युन को उसके अंदर जरा भी की नहीं मिली। वांग युन ने उसका रास्ता रोक लिया। सू परिवार को क्यों फंसाया? दाओशी ने थूक निकलकर गिड़गिड़ाना शुरू किया। साहब माफ करो। सू तोंग को भी सब समझ आ गया। बेटी का दुख याद आया तो आंखें भर आईं। दाओशी ने बताना शुरू किया, कुछ महीने पहले मैं एक गड्ढे में गिर गया। वहां एक आवाज आई। उसने कहा कि सू परिवार के पास जाओ, एक टाओइस्ट बनकर उनका सपना तोड़ो। हल ये बताओ कि सू परिवार की छोटी बेटी को तियनियू गांव के उस लड़के से ब्याह दो जिसके माँ बाप हाल ही में गुजरे हों, और अगर वे माने ना तो सू तोंग की बेटी का एक बाल उखाड़कर वो सपना सबको दिखा दो। दाऊशी बात ही कर रहा था कि पीछे से एक काला साया आया। वादा तोड़ा तुमने, अब तुम्हारा जिस्म और रूह दोनों मेरे हैं। वांग यूंग की नजरें तेज हो गईं। यह एक ईवल स्पिरिट है। और दाऊशी अगले ही पल गायब हो गया। सू टोंग वांग यूंग के पांव पड़ गए। वांग साहब, मेरी बेटी को बचाइए। सू लिएर वांग यूंग की जान बचाने वाली थी। वो उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता था। वो तुरंत सू परिवार से निकला और तियेनु गांव की तरफ चल दिया। वांग यूंग ने सू लिएर से मिलकर कहा, मैं तुम्हारे पिता के कहने पर तुम्हें वापस लेने आया हूँ। पिताजी ने तो कहा था 3 साल पूरे होने से पहले मत आना, अब अचानक क्यों बदल गया? वांग युन ने सू परिवार में हुई सारी बात बता दी। सू जी, ये सब ये चेन ने इविल स्पिरिट की मदद से करवाया। उसी की वजह से सू तोंग को रोज वही सपना आता था। सूर्य का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं हो सकता, मेरे पति जी ऐसे नहीं है। अगर यकीन नहीं तो एक बार घर जाकर देख लो, सू तोंग को भी सब पता है। फिर वांग युन पहाड़ की तरफ चला गया। कुछ देर बाद उसने मुझे ढूंढ लिया। ये चेन, तूने इविल स्पिरिट से मिलकर सू परिवार को फंसाया। मैं सच्चे रास्ते का शिशु हूं, तुझे मारने आया हूँ। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया क्या हुआ। सोचने का मौका भी नहीं मिला। वांग युन ने हमला कर दिया। मैंने एक मुक्का मारा, वांग युन उड़ गया। लियांची मिडिल स्टेज का सेक्ट डिसाइपल इतना कमजोर निकला? मैंने तो आधी ताकत भी नहीं लगाई थी। मेरा इविल स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं। सुपरिवार वाली बात में मेरा हाथ जरूर है, लेकिन वो मैं खुद जाकर सुलझाऊंगा। वांग युन ने ठंडी हंसी दी। तुम्हारी बात में क्यों मानूं? ना मानो तो क्या, अभी अगर मैंने पूरी ताकत लगाई होती तो तुम यहाँ नहीं होते। वांग युन कुछ देर चुप रहा। तो क्या सच में इसका इविल स्पिरिट से कोई नाता नहीं? ठीक है, जाओ, ये मामला मैं खुद सुपरिवार के सामने साफ करूंगा। वांग युन ने झुककर सैल्यूट किया। किंगलियान स्वॉर्ड सेक्ट, वांग युन, अगर कोई गलतफहमी हुई हो तो माफ करना। फिर वो चला गया। सुलियर के खुश चेहरे की याद आई। शायद कुछ और ही माजरा है। घर पहुंचा तो रसोई से धुआं उठ रहा था। मन हल्का हो गया। बीवी, मैं आ गया। इस वक्त सूलियर हमेशा खुश होकर बाहर आती थी, लेकिन आज कोई जवाब नहीं। लगता है वांग युन ने काफी कुछ बता दिया। रसोई में पहुंचा तो सूलियर की आंखें भरी थीं। यही बता रहा था कि वो डरी हुई और परेशान थी। मन भारी हो गया।
पहले उसे आराम करने दो, फिर सब समझाएंगे। उसी वक्त एक गुफा में मरा हुआ ली दाओशी अचानक जी उठा। इंसान का जिस्म सच में बहुत कमजोर होता है, फिर भी आज़ादी से बेहतर तो है। लिंगजी टाउन के सू परिवार में एक रिफाइनमेंट मिडिल स्टेज कल्टीवेटर की स्पिरिट होगी। कल वहीं से शुरुआत करते हैं। रात को मैंने सूलियर को पूरी बात शुरू से बता दी। सूलियर को यकीन नहीं हो रहा था। मान लो ये सब तुमने नहीं किया, फिर भी इस तरह उसे यहाँ लाया गया, या उसका दिल कैसे मान लेता। इन दिनों में उसे मुझ पर बहुत भरोसा हो गया था। इस अचानक आई सच्चाई ने उसे तोड़ दिया। मैंने उसका हाथ थाम लिया। लियर, जो हुआ वो हुआ, लेकिन बात इससे अलग भी है। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? सूलियर ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। पति जी, कल मेरे साथ घर चलोगे? मैंने हाँ किया। अगर सूलियर का भरोसा है तो सू परिवार की नाराजगी भी सह लूंगा। सूलियर की सांसें थोड़ी सामान्य हुई। मैंने उसे अपने पास खींच लिया। थोड़ी देर बाद वो मेरी बाहों में सो गई। उसे बिस्तर पर लिटाकर मैं मेडिटेशन में बैठ गया। अगली सुबह दोनों तैयार होकर लिंगजी टाउन की तरफ निकले। रास्ते में वो कुछ और सोचने लगी तो मैंने उसे उठाकर गोद में ले लिया। पति जी, छोड़िए, अगर देख लेगा तो मैं किसे मुंह दिखाऊंगी। लियर, बेफिक्र रहो, कोई नहीं देखेगा। ये कहकर मैं उसे लेकर हवा में उड़ गया। लियन की मिडिल स्टेज के बाद दंतियन में इतनी ची होती है कि थोड़ी देर उड़ा जा सकता है। जल्दी ही लिंगसी टाउन पहुंच गए। सू परिवार के सामने देखा, वांग युन और ली दाओशी हवा में लड़ रहे थे। वांग युन पिछड़ रहा था। उसने मुझे सीक्रेट मैसेज भेजा। ये चेन सू परिवार का मुझ पर एहसान है। मुझे नहीं पता तुम सच में ईवल स्पिरिट के साथ हो या नहीं, लेकिन अगर सू जी से सच में प्यार करते हो तो उनके परिवार को यहाँ से निकालो। मैंने तुरंत सू ली एयर को लेकर सू परिवार के अंदर पहुंचाया। ली एयर, अपने पिता को लेकर सबको बाहर करो जल्दी। उधर ली दाउस ने वांग यून को पकड़ लिया था और उसकी ची चूस रहा था। तभी दूर से एक ठंडी आवाज आई। कहाँ से आया ये शैतान? रुक! आने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसने एक फ्लाइंग सॉर्ड फेंका जो सीधे ली दाओशी पर गया। हाय, यह तो गोल्डन कोर कल्टीवेटर है। उसे भागने का मन नहीं था, लड़ने का। वो घबराकर भाग निकला, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया। फ्लाइंग सॉर्ड ने ली दाओशी को छलनी कर दिया। उसके अंदर से एक काला धुआं निकला। बड़ी मुश्किल से एक सही जिस्म मिला था, बर्बाद हो गया। काला धुआं जमीन में समा गया। उस लड़की ने आगे हमला नहीं किया। वांग यून की तरफ देखा। क्या तुम सू फैमिली से हो? मैं वांग यून हूँ, किंगलियन स्वॉर्ड सेक्ट से, लेकिन नीचे वाला घर सू परिवार का ही है। वो सुंदर लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। सू परिवार के लोगों को देखा। मेरा नाम सू जिनशुआन है, पूर्व के तियानहे सू परिवार से आई हूँ। हमारे यहाँ पता चला कि इस शाखा में एक बेहद होनहार बच्चा पैदा हुआ है। बुजुर्गों की कृपा से मैं उसे लेने आई हूँ। सू परिवार के सभी नौजवान हमारे यहाँ आकर कल्टीवेशन कर सकते हैं। सू परिवार वाले खुशी से उछल पड़े। तियाने, सू परिवार सच में है? सू परिवार के मुखिया कौन है? फेरी जी, ये गरीब बंदा ही हूँ। जाओ, घर के सभी नौजवानों को बुलाओ, सामान बांध लो, मुझे जल्दी ले जाना है। सुतोंग ने नौकरों को भेजा। फिर सुतोंग ने सू ली एयर की तरफ देखा। बेटी, माफ करना, अगर वो सपना ना आता, उस फेक टाओइस्ट की बात ना मानी होती, तो तुझे उस दूर दराज गांव में न भेजते। पिताजी, कोई बात नहीं, पति जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सुतोंग ने मेरी तरफ देखा। वांग युन ने कल ही सब बता दिया था। मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। सुलियर ये चेन से ब्याही है, वो उसका दामाद है। उम्मीद थी कि आगे सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुटोंग को झुककर सल्यूट किया। सू, ससुर जी नमस्ते। जल्द ही सू परिवार के नौजवान इकट्ठे हो गए। सुतोंग मुझे और सूली एयर को लेकर सू जिनशुआन के सामने आए। ये है छोटी बेटी सूली एयर, और ये है उनके पति ये चेन। वो एक प्रैक्टिस मिड लेवल कल्टीवेटर है। तुम किस सेक्ट के हो? सीनियर, मैं किसी सेक्ट का मेंबर नहीं हूँ। तुम सू लियर के पति तो हो, लेकिन सू फैमिली के वारिस नहीं। इसलिए इस सफर में मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। सू लियर की आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। अगर उनके पति साथ नहीं जा सकते तो वो भी नहीं जाएंगे। लेकिन सू तोंग ने उन्हें तुरंत एक तरफ बुलाया। लियर, तुम्हें समझना होगा, कल्टीवेटर की उम्र उनकी पावर के साथ बढ़ती है। ये चेन अब एक कल्टीवेटर है। अगर तुम खुद कल्टीवेशन नहीं करोगी तो आगे उनके साथ कैसे रहोगी? पति जी, आप चिंता मत करो। जब मेरी कल्टीवेशन मजबूत होगी, मैं खुद चलकर आऊंगी तुम्हारे पास, और मैं भी पूरी मेहनत से कल्टीवेशन करूंगा। तियानजे में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। सू, लियर ने हल्के से सर हिलाया। जब सू फैमिली के सभी यंग मेंबर्स तैयार हो गए तो सू जिन श्वान ने एक फ्लाइंग बोट निकाली। उसने हाथ हिलाया और सू लियर समेत सबको उस पर चढ़ा दिया। फिर उसकी फिगर भी उस बोट पर जा पहुंची। सू जिन श्वान के साथ सू फैमिली के डिसाइपल्स के जाने के बाद सू फैमिली काफी शांत हो गई। वांग यून काफी बुरी तरह घायल थे। उनकी सारी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी थी। अगर रास्ता नहीं मिला तो वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिक सकते। उन्होंने मेरी तरफ देखा। चिंगलियान स्वॉर्ड सेक्ट तक जाना बड़ा मुश्किल सफ़र है। रास्ते में खतरे बहुत हैं, और मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं। अकेले जाना बहुत रिस्की है, इसलिए मैं ये चेन को हायर करना चाहता हूँ, मुझे सेक्ट तक सेफ पहुंचाने के लिए। उन्होंने 10 जो क्यूडियन निकाले बतौर पेमेंट। मैंने जेड बॉटल लेकर हाँ कर दिया। साथ में रिक्वेस्ट की कि वांग भाई मेरा वहाँ एक इंट्रोडक्शन करवा दें, ताकि मैं भी सेक्ट ज्वाइन कर सकूं। वांग यून जानते थे कि मुझे डोंग हुआन यू जाकर सूलियर को ढूंढना है। इसके लिए कल्टीवेशन बढ़ानी होगी, और सबसे तेज तरीका है सेक्ट ज्वाइन करना। वो एक कड़वी मुस्कान के साथ बोले, सेक्ट में मेरी कोई खास हैसियत नहीं, लेकिन अगर ये चेन चिंग यान स्वॉर्ड सेक्ट का एम यून स्वॉर्ड पूल का टेस्ट पास कर लें तो सेक्ट ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। मुझे एक बार गांव वापस जाना होगा, कुछ सामान उठाना है।
तुम सू में रुकोगे या मेरे साथ चलोगे? मैं यहीं रुकता हूँ, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। सू से निकलने के बाद मैंने जू क्यू डीएम को अपग्रेड करना शुरू किया। एक अपग्रेड में 3 घंटे लगते हैं। जू क्यू डीएम बनकर जूलिंग डीएम बन जाएगा। सारी अपग्रेड्स पूरी होने में 30 घंटे लगेंगे। सामान उठाने के बाद मैं वांग यून के पास पहुंचा। हम घोड़ा गाड़ी से 3 घंटे चले। शाम होने को थी कि हम एक टूटे फूटे घर में रुके। खाना खाकर आराम कर ही रहे थे कि तभी दरवाजा जोर से खुला। अंदर एक करीब 28 साल की लड़की आई। हमें देखकर वो थोड़ा घबराई, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस दरवाजा अच्छे से बंद किया। मैंने और वांग यून ने भी कुछ नहीं कहा। लड़की हम दोनों को बारी बारी देखती रही, फिर वांग यून के पास आकर बैठने लगी, लेकिन बैठने से पहले ही उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। वांग यून ने अपने थैले से कुछ खाना निकाला और उसे दे दिया। लड़की ने शुक्रिया कहा और खाने लगी, एकदम भूखे की तरह। तभी बाहर से खटखट की आवाजें आईं। पास बैठी लड़की सुनकर वांग यून के पीछे खिसक गई। दूसरे सरदार, अस्त्र में एक अच्छा घोड़ा है, इस घर में जरूर कोई है। और एक आवाज आई, रात का अंधेरा है, सुनसान जगह है, वो यहीं होगा। फिर दरवाजा जोर से पीटा जाने लगा। लड़की डर से कांपने लगी। साहब मुझे बताइए, ये सब फाइंग स्ट्रॉन्गहोल्ड के डाकू हैं। मेरे माता पिता को इन्होंने मार दिया। अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी। लड़की तुम निश्चिंत रहो, ये मामला मेरे सामने आ गया है तो मैं चुप नहीं रहूंगा। दरवाजा टुकर खुला और कुछ बड़े बड़े आदमी अंदर आ गए। अरे सुंदरी, मुझे पता था तू यहीं छुपी होगी, अब तो बच नहीं सकती। तुम लोग अभी जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। सरदार जोर से हंसा। अरे छोकरे, एक तलवार लेकर हीरो बनने चला है, इसे काटो और बाहर फेंको। ये देखकर मैं वांग यून के आगे आ गया। अबे तू भी पंगा लेगा? मैंने उसे इग्नोर किया, बस एक तलवार चलाई और सब एक साथ ढेर हो गए। इतनी तेज और बेरहम मूव देखकर वांग यून भी दंग रह गए। दोनों साहबों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। शुक्रिया उन्हें बोलो, अगर वो ना होते तो मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं था, मैं ये झंझट क्यों बोलता। ये कहकर मैं वापस अपनी जगह पर आ गया। लड़की ने थोड़ा खुद को संभाला, उसके हाथ हल्के से मुट्ठी बंद हुए, फिर खुल गए। जब उसे लगा बात नहीं करना चाहता तो वो वांग यून से बातें करने लगी। छोटी टी LNY जियो, नाम नहीं जानती आप दोनों का? आप दोनों को बड़ा कहना ठीक नहीं। मैं वांग यून हूँ और ये हैं ये चेन। ओह, तो ये चेन जी और वांग यून जी। अगर आज आप दोनों यहाँ ना होते तो आज रात मेरा क्या होता? कोई बात नहीं, बस ऐसे ही हो गया। वांग यून ने हाथ हिलाया और आंखें बंद कर ली। लिन यूजियाओ ने होंठ दबाए, फिर तीनों चुप हो गए। लिन यूजियाओ दीवार से टिककर ऊँघने लगी और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद लिन यूजियाओ अचानक जाग गई। खुद को ठीक ठाक देखा तो सुकून की सांस ली। मैं तब तक घोड़ागाड़ी तैयार कर चुका था। वांग यून और लिन यूजियाओ एक एक करके घर से निकले। ये चेन लिन जी के माता पिता डाकुओं ने मार दिए। वो अकेली हैं, कहीं जाने की जगह नहीं। डाकुओं का डर भी है, इसलिए मैंने सोचा इन्हें भी चिंगलियान सोर्ड सेक्ट साथ ले चलें। तुमने खुद ही कहा था सेक्ट में बाहरी लोगों को नहीं लिया जाता। फिर ये वांग यून क्या कर रहे हैं? लड़की को तो साथ ले जाएं, मर्द को स्वॉर्ड पूल का टेस्ट देना पड़े। चिंगलियान सोर्ड सेक्ट बाहर वालों को नॉर्मली नहीं लेता, लेकिन जो पहले से मेंबर हो वो कुछ लोगों को साथ ला सकता है। वो सेक्ट में काम करने वाले आउटर डिसाइपल्स बन जाते हैं। मैंने सर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। मुझे लिन यूजियाओ पर शक इसलिए था क्योंकि उसने झूठ बोला था। उसकी बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल किसी आम घर की नहीं थी। जैसे ही गाड़ी चलने को थी, आसमान में एक बाज दिखा। 1 घंटे से ऊपर हो गया था। वो बाज या तो आसमान में मंडरा रहा था या पेड़ पर बैठकर हमें घूर रहा था। मैंने लिन यूजियाओ को गाड़ी से बाहर बुलाया। लिन जी, यहीं अलग हो जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ। पहले लगा था यह बस कोई साधारण डाकुओं का मामला है, लेकिन अब लग रहा है सामने वाला कल्टीवेटर है। लिन यूजियाओ ने बाज देखा और सर हिलाने लगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ रहूंगी। मैंने तलवार निकाली। 2 ऑप्शंस हैं, या तो जाओ या मर। तुम्हारे हाथ से मरना उस बाज वाले के हाथ से मरने से बेहतर है। अगर तुम मुझे साथ नहीं रखना चाहते तो मार दो मुझे। और सुनो, तुमने फाइंग स्ट्रॉन्ग होल्ड के सरदार के 6 लोगों को मारा है। भले ही तुम मुझे भगा दो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सही बात है, मेरे 6 आदमियों को मारा और अब बाहर निकलना चाहते हो? नामुमकिन। ये कहने वाला वही फाइंग स्ट्रॉन्ग होल्ड का सरदार था। मैंने उसकी स्पिरिचुअल पावर फील की। ये एक लेटनियन स्टेज क्यू रिफाइनमेंट कल्टिवेटर था। लिन जी, बड़ी चालाक हो तुम। 2 कल्टिवेटर्स को अपने लिए लड़वा दिया। ये मामला मेरी वजह से शुरू हुआ है। फींग सरदार, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, इन्हें जाने दो। तू है कौन? बस एक चोर जो लोगों का सामान उड़ाता है। ऐसे में मैं इन्हें क्यों जाने दूं? किसी भी चीज की तुलना में यह पहले से बेहतर था। इसने मेरा इरादा और पक्का कर दिया कि मुझे सेक्ट जरूर ज्वाइन करना है। अगर एक ही टेक्निक को तुम अपने तरीके से कल्टीवेट करो और वो बाकियों से 1000 गुना बेहतर हो जाए, तो सेक्ट में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारी इस पावर से सेक्ट के एल्डर जरूर इंप्रेस होंगे और तुम्हें डिसाइपल बना लेंगे। लिन जी, सीआई यांग का सरदार मर चुका है, अब तुम सेफ हो। हमारे साथ चिंगलियान स्वॉर्ड सेक्ट आने की जरूरत नहीं। अभी मैं किसी को मारना नहीं चाहता, चले जाओ। इस बार लिन यूजियाओ ने जल्दी से शुक्रिया कहा और चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद मैं भी उसके पीछे हो लिया। काफी देर से पीछा कर रही हो छोटी बहन, अंदर आ जाओ, चाय पियो। लिन जी, तुमने मुझे कैसे पकड़ा? मुझे कोई निशान नहीं मिला तुम्हारे फॉलो करने का, लेकिन मुझे यकीन था कि जब तक तुमने वो चीज़ मुझसे नहीं ली तुम मुझे जाने नहीं देते। लिन जी, सीधी बात करो, वो चीज़ दे दो जो तुमने चुराई है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये चेन जी, जल्दबाजी में काम नहीं होता, अंदर बैठकर बात करो। चीज़ मैं दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम पूरी कर सको तो बताना। क्या शर्त है? अगर ये चेन जी मुझसे शादी कर ले तो फाइंग सरदार वाली चीज़ भी मिलेगी और मैं भी। मैंने सर हिलाया।
लिन जी, मजाक मत करो, सीधे बोलो क्या चाहिए, सबका वक्त कीमती है। लिन यूजियाओ ने धीरे धीरे सब बताया। जैसा मुझे लगा था वैसा ही निकला। लिन यूजियाओ दरअसल द यू किंगडम के ग्रेट जनरल लिन क्विंग की बेटी थी। एक रात लिन यूजियाओ घर से बाहर थी, इसी वजह से बच गई, वरना उस रात जनरल की पूरी फैमिली को किसी इवल स्पिरिट ने खा लिया। मैंने सोचते हुए उसकी तरफ देखा। लिन जी, तुम्हें पता होगा कौन था? हाँ, और आज के राजा को भी पता है, लेकिन उसके पीछे एक कल्टीवेटर का हाथ है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसके साथ सिंपैथी दिखाई। मेरी कल्टीवेशन अभी कमजोर है, ये मामला मेरे बस का नहीं। लेकिन लिन जी, तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, अगर तुम मेरे साथ चिंग यान सोर्ड सेक्ट चलो, वहां कल्टीवेशन करो, तो एक दिन खुद बदला ले सकोगी। ये सुनकर लिन यूजियाओ बहुत खुश हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद ये बात कहूंगा। उसने झुककर शुक्रिया किया और एक बॉक्स निकाला। यही वो चीज़ है जो मैंने फी इंग सरदार से चुराई थी। कहते हैं यह एक बड़ी कल्टीवेशन टेक्निक है, इसी की वजह से फी इंग सरदार एक क्यू रिफाइनर बन पाया। लेकिन जब मैंने ये निकाला तो ये एक पुराना सा ब्रॉन्ज मिरर था। कोई खास बात नजर नहीं आई, कोई कल्टीवेशन मेथड भी नहीं दिखी। मैंने मिरर हाथ में उठाया। सिस्टम बोला, इसे वाई एक्स मिरर में अपग्रेड किया जा सकता है, टाइम 20 दिन। मैंने बिना कोई रिएक्शन दिए अपग्रेड सेलेक्ट किया, फिर मिरर रख लिया। इसके बाद मैं लिन यूजियाओ को लेकर वांग यून के पास आया। वांग यून मन ही मन बोले, भगाया तुमने था, अब वापस भी ला रहे हो तुम ही। रास्ते में वांग यून ने बताया कि जहां हम हैं ये इस कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट है, जिसे एन जिंगी कहते हैं। यहाँ अलग अलग किंगडम्स हैं, इसे 100 नेशंस जोन कहते हैं। चिंगलियान सोर्ड सेक्ट भी इसी जोन का एक सोर्ड सेक्ट है। कहते हैं इसके फाउंडर कभी एक QNG लाइन सोर्ड इमॉर्टल थे, लेकिन ये सब बस लेजेंड है। आज के टाइम में चिंगलियान सोर्ड सेक्ट काफी कमजोर हो चुका है। ये थर्ड टायर सेक्ट है। इस 100 नेशन जोन में 5 और सेक्ट्स हैं। XIS सेक्ट, क्यूएनविल शुनगेट, जेन यू सेक्ट, लिनकू सेक्ट और WJ गेट। फिर मैंने जिंगडीएन के बारे में पूछा। जिंगडीएन एक सेकंड ग्रेड बिल है। सेक्ट में सिर्फ इनर डिसाइपल्स को हर महीने एक जिमल डीन मिलती है। GQDN से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसके साथ कल्टीवेट करो तो स्पीड बहुत तेज हो जाती है। 10 साल में क्यू रिफाइनमेंट लेट स्टेज तक पहुंच सकते हो। यह सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने बिना किसी पिल के, सिर्फ एंशियंट हिडन आर्टिफैक्ट की गाइडेंस से क्यू एन स्क्रिप्चर कल्टीवेट करके 3 महीने में क्यू रिफाइनमेंट मिडल स्टेज तक पहुंचा था। मिडल से लेट स्टेज तो बस एक छोटा सा स्टेप है, 10 साल तो बहुत ज्यादा लग रहे थे। सफर के दौरान मैंने अपने सभी GHQDN को GLN-GDN में अपग्रेड कर लिया। 20 दिन बाद हम यंग एक्स एंड किंगडम की बॉर्डर पर पहुंचे। यहाँ से आगे जाओ तो चिंगलियान सोर्ड सेक्ट पास ही है। उस रात हम तीनों एक टूटे फूटे घर में रुके। जब वो दोनों सो गए तो मैंने ब्रॉन्ज मिरर हाथ में लेकर देखा, लेकिन तभी मुझे मिरर के पीछे एक कैरेक्टर दिखा। मिरर के रिफ्लेक्शन देखते हुए मैंने बिना सोचे उसे साफ किया और अगले ही सेकंड मिरर पर कुछ वर्ड्स अपीयर हुए। साथ ही दाओ दोस्तों, कुछ दिनों में मैं साउथ विल्डरनेस प्रिजन छोड़ रहा हूँ। ये सफर थोड़ा खतरनाक था, पर ईस्ट विल्डरनेस प्रिजन के मुकाबले साउथ विल्डरनेस प्रिजन काफी सेफ रहा। वो वर्ड्स गायब हुए तो नए आ गए। रेड दोस्त, तुम साउथ विल्डरनेस प्रिजन में आए और मुझे बताया नहीं। मैं तुम्हारी खातिरदारी करता। हम सब एक दूसरे की पहचान नहीं जानते, तो क्या शुआन दोस्त अपनी असली पहचान बताना चाहते हैं? शुआन दोस्त, सबको अपनी आइडेंटिटी बताओ ना। तुम जो तलवार चलाने वाली खूबसूरत लड़की हो, मैं जरूर मिलने आऊंगा। ये कॉन्वर्सेशन देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। ये तो कोई फोन जैसी जादुई चीज है। मैंने मिरर पर लिखा, सभी दाओ दोस्तों का नमस्कार। जब अपने लिखे वर्ड्स दिखे तो समझ गया, रेड, शुआन, येलो, ये सब मिलकर बनते हैं हेवन, अर्थ, मिस्ट्री, येलो, यूनिवर्स, कॉस्मॉस, येलो दोस्त। और एक नया इंसान आ गया। अभी तक सिर्फ हेवन और यूनिवर्स दोस्त नहीं आए थे। फिर मैंने उनसे इस चीज़ के बारे में पूछा। तीनों ने बताया कि ये जादुई चीज़ सिर्फ मैसेजेस भेज सकती है और एक स्टोरेज फीचर भी है, लेकिन पहले इसे रिफाइन करना होगा। मैंने तुरंत एंशिएंट हिडन वेपन टेक्निक से युक्सु मिरर को रिफाइन करना शुरू किया और ये सुबह तक रिफाइन हो गया। मिरर के अंदर एक बड़ी स्टोरेज स्पेस थी जो मन से कंट्रोल होती थी। 1 महीने बाद हम आखिरकार ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेक्ट पहुंचे। वांग यून लिन यूजियाओ को लेकर सेक्ट में गया। उसके घाव ठीक होने थे। लीन यूजियाओ उसकी सेविका बनकर सेक्ट की एक जूनियर डिसाइपल बन गई। मोयो स्वॉर्ड पूल बंद हो गया था, तो सेक्ट नेता ने आदेश दिया था कि जो भी आज़ाद कल्टीवेटर सेक्ट ज्वाइन करना चाहे वो अपनी पहचान साबित करके अपनी लेवल के हिसाब से इनर या आउटर डिसाइपल बन सकता है। वांग युन की वजह से मैं जल्दी ही आउटर डिसाइपल बन गया। टोकन, 2 किताबें और 2 की गैदरिंग पिल्स मिली और कुछ नए डिसाइपल्स के साथ आउटर डिसाइपल पीक की तरफ चल दिया। उनसे पता चला कि ये सब उस फीमेल स्वॉर्ड इमॉर्टल की वजह से आए हैं। तभी समझ आया कि इतने सारे लोगों में 90% मर्द क्यों थे। आउटर पीक पर पहुंचते ही कुछ मिड स्टेज जी रिफाइनमेंट डिसाइपल्स आ गए। नए भाइयों, हम सीनियर हैं, कुछ तो इज्जत दो। 2 पिल्स मिली होंगी, एक तो दे दो। एक गुस्सैल आदमी बोला, तुम कौन होते हो, हम तुम्हें क्यों दें? बिल्कुल सही, ये कोई डाकुओं की जगह नहीं है। लू शिन ने ठंडी हंसी दी। सबक नहीं सिखाया तो समझेंगे नहीं। उसने हाथ बजाया और 20-30 लोग आ गए। हमें घेर लिया। झांगताओं ने मेरी बांह पकड़ी, अभी कुछ मत करो। फिर उसकी बात मानकर सबने पिल्स दे दी। जाते जाते लुओ सिंह ने चेतावनी दी, हर महीने सेक्ट से मिलने वाला 70% हिस्सा मुझे देना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। वो जाने के बाद नए डिसाइपल्स में बातें होने लगी। हम सेक्ट को बता सकते हैं। तभी एक सीनियर डिसाइपल आया और बोला,
अरे तुम नए हो, लो शिंग को नहीं जानते। वो आउटर डिसाइपल ही है, लेकिन उसका भाई लो चैन सेट का ट्रू डिसाइपल है और एक फाउंडेशन स्टेज कल्टिवेटर है। बड़े एल्डर्स भी उसकी इज्जत करते हैं। शिकायत करोगे तो बात लो शिंग तक पहुंचेगी और फिर और पिटोगे। सबका दिल बैठ गया। तो फिर क्या करें? तभी एक और हेल्पफुल डिसाइपल बोला, यिटियान पीक जाओ, किन सीनियर सिस्टर से मिलो। वो मान गई तो बात हो जाएगी। पहला सीनियर भी बोला, हाँ ये सही है। लो चैन उन्हें पसंद करता है, तो अगर वो बोल दें तो काम बन जाएगा। सबने तुरंत चलने का प्लान बना लिया और मैं भी साथ चल पड़ा। रास्ते में उन हेल्पफुल डिसाइपल्स ने किन सीनियर सिस्टर के बारे में बताया। उनका नाम केन बिंगशुए है। सेक्ट नेता ली कीनशु की पहली डिसाइपल और ट्रू डिसाइपल भी हैं। उनकी तलवार की कला और खूबसूरती दोनों बेमिसाल हैं। बहुत लोग उन पर दिल हार चुके हैं, पर सिर्फ लो चेन ही खुलकर प्रपोज करता है। थोड़ी देर में सब बिंगशुए पीक के नीचे पहुंचे, लेकिन पता चला कि सीनियर सिस्टर सेक्ट में नहीं है। लोग घबरा गए, वो कब आएंगी? गेट के गार्ड ने हाथ हिलाया, पता नहीं, आती जाती रहती है। सब खाली हाथ लौट आए। वापस आउटर डिसाइपल पीक पर आकर मैंने अपना आइडेंटिटी टोकन निकाला और अपने कमरे में पहुंचा। फिर दोनों किताबें निकाली। मिंग स्वॉर्ड रिकॉर्ड को शुआन स्वॉर्ड रिकॉर्ड में अपग्रेड किया जा सकता था। 3 घंटे लगते। स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक को विंड राइडिंग स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक में अपग्रेड किया जा सकता था, वो भी 3 घंटे। दोनों को अपग्रेड के लिए युक्सु मिरर में डाल दिया। रात होते ही पूरे ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेक्ट पर एक अजीब ताकत छा गई। इसी ताकत की वजह से कोई भी बुरी आत्मा सेक्ट में नहीं घुस सकती थी। इसलिए रात को भी डिसाइपल्स बेफिक्र होकर बाहर निकल सकते थे। 6 घंटे बाद मैंने विंड राइडिंग स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक निकाली और उसे प्रैक्टिस करने लगा। ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेक्ट में 8वें दिन रिसोर्सेज बांटने का दिन आया। लियो शिन के 70% देने की बात मेरे दिमाग में भी नहीं थी। 3 स्पिरिट स्टोन्स मिले और अपग्रेड पैनल खुला। लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन को टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन में अपग्रेड किया जा सकता था। 3 घंटे लगते। अपग्रेड के दौरान मैं पहाड़ के पीछे एक सुनसान जगह गया और विंड राइडिंग स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक प्रैक्टिस करने लगा। जब पहला स्टोन अपग्रेड हुआ तब वापस कमरे में आया, एक जायंट स्पिरिट पिल लिया और टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन हाथ में रखा। अगले दिन तक मैं ची रिफाइनमेंट के लेट स्टेज में पहुंच गया। अभी अभी ब्रेक थ्रू हुआ था, तो लेवल को स्टेबल करना जरूरी था। इसलिए ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेक्ट की लाइब्रेरी में गया किस्मत आजमाने। आइडेंटिटी टोकन देखकर वहाँ के डिसाइपल्स ने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी फील की और खुद बोले, सीनियर भाई आप अब लेट स्टेज श्योर रिफाइनमेंट में हैं। पहले इनर डिसाइपल बन जाइए, फिर लाइब्रेरी आइए। आउटर डिसाइपल्स यहाँ सिर्फ दूसरी मंजिल तक जा सकते हैं, इनर डिसाइपल्स 5वीं मंजिल तक। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, कोई बात नहीं, पहले देखता हूँ। उसी वक्त लुओ शिंग ने झांगता और बाकियों को बुला लिया था। पिछले महीने सेक्ट ने तुम्हें 3 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और एक ची गैदरिंग पिल दी। तुम लोग सिर्फ एक स्टोन रख सकते हो, बाकी सब मुझे दो। एक डिसाइपल कांपते हुए बोला, लो भाई, मेरे पास सिर्फ एक स्टोन बचा है, इस बार माफ कर दो, आगे से नहीं होगा। लुओ शिंग ने ठंडी हंसी दी, इसे सबक सिखाओ, मारना मत बस। बस जान पाओ और बाकी सब डरकर स्टोन्स दे दिए। लेकिन लुओ शिंग को कुछ अजीब लगा। मुझे याद है 11 लोग थे, यहाँ 10 ही हैं। किसी ने जवाब दिया, लो भाई ये चंद नहीं है, वो सुबह से लाइब्रेरी में है, अभी तक वापस नहीं आया। उसे बुलाने भेज दिया है, बस आता ही होगा। उसी वक्त लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर मुझे लिन यूजियाओ मिली। ये भाई बधाई हो, आप ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल बन गए। लिन बहन, ये एक कल्टिवेशन मैनुअल है, इसे खुद प्रैक्टिस करो, लेकिन सेक्ट में किसी को मत देना। लिन यूजियाओ ने खुशी से किताब ली और झुककर शुक्रिया कहा। तभी कदमों की आवाज आई। 3 मिड स्टेज की रिफाइनमेंट डिसाइपल्स ऊपर आए और सीधे मेरी तरफ बढ़े। पास आकर उन्होंने मेरी लेट स्टेज की रिफाइनमेंट देखी तो उनका रवैया थोड़ा नरम पड़ गया। ये सीनियर भाई, लो भाई आउटर डिसाइपल पीक पर आपका इंतजार कर रहे हैं। उनकी बात का मतलब मैं समझ गया। लिन यूजाओ को बताया और उनके साथ चल दिया। वापस आउटर पीक पर पहुंचा तो लोशिंग बोला, तुम भी लेट स्टेज की रिफाइनमेंट में पहुंच गई ये चन। जब तुम लोग सेक्ट में आए तभी बता दिया था। हर महीने मिलने वाले रिसोर्स का 70% मुझे देना है। इस बार 3 स्पिरिट स्टोन्स और एक क्यूई गैदरिंग पिल मिली है। एक स्टोन अपने पास रखो, बाकी सब मुझे दो। मैंने कंधे उचकाए, माफ करो, जो रिसोर्सेज मिले थे वो मैं यूज कर चुका हूँ, अगली बार दे दूंगा। लुओ शिंग को गुस्सा आ गया, तुम सोच रहे हो लेट स्टेज में आ गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता? जब उसने हमला करने की तैयारी की तो मैंने भी नाटक बंद किया। ठीक है, जो करना है करो। लुओ शिंग ने हाथ दिया और बोला, सब मिलकर इसे सबक सिखाओ, मारना मत। आसपास खड़े डिसाइपल्स ने आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही सेकंड लुओ शिंग को छोड़कर सब जमीन पर थे। लुओ शिंग ने देखा तो शर्म से तलवार निकाल ली। झांग ताओ तुरंत आउटर एल्डर के पास मदद मांगने भागा। लुओ जिंग ने स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक से मुझ पर वार किया। मैंने बिना घबराए हाथ आगे किया और वो तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, तलवार के टुकड़े लुओ सिंह के बॉडी में घुस गए। सब वाइटल पॉइंट्स बचे थे, पर वो कुछ महीनों तक बिस्तर पर रहेगा। उसी वक्त झांग ताओ को रोक दिया गया। वो खाली हाथ लौटा। दूसरे डिसाइपल से सुना कि क्या हुआ। ये चेन की ताकत देखकर सब हैरान थे, लेकिन लुओ चेन का नाम सुनते ही दिल बैठ गया। पूरे ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेट में इन सीनियर सिस्टर के बाद लुओ चेन लगभग सबसे बड़ा टैलेंट था। एक नया नया ची रिफाइनमेंट डिसाइपल सेक्ट के इस बड़े नाम से पंगा ले बैठा। आगे क्या होगा सब सोच सकते थे। झांग ताओ मन से खुश था, लेकिन लुओ चेन की वजह से ये चेन के लिए चिंतित था। लुओ शिंग को 2 डिसाइपल्स उठाकर लुओ चेन की चेन शिप पीक ले गए। उन्होंने पूरी बात बता दी। लुओ चेन ने उन्हें भेज दिया और लुओ शिंग का इलाज शुरू किया। उसके दिमाग में प्लान बन चुका था। ये चेन को खत्म करना उसके लिए आसान था,
अपने कनेक्शन से किसी और के हाथ से काम करवाना और भी आसान था। इनर डिसाइपल बनने के बाद मुझे ढेर सारे रिसोर्सेज मिले। 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, एक जाइंट स्पिरिट पिल और एक सोर्ड टेक्निक। कमरे में आकर सब अपग्रेड पैनल में डाल दिया। फैंटम सोर्ड 3 पीसेस को फैंटम सोर्ड 6 पीसेस में अपग्रेड किया जा सकता था। एक दिन लगता, लेकिन 2 बार अपग्रेड होने पर कंप्लीट फैंटम सोर्ड टेक्निक बन जाती। फैंटम 3 सोर्ड अपग्रेड पर लगाई, साथ में 5 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भी अपग्रेड में डाले, बाकी 5 बैकअप के लिए रखे। तभी बाहर से आवाज आई। निकल कर देखा तो एक नौजवान था। ये जूनियर भाई, मेरा नाम डू जुनफेई है। डू सीनियर भाई बुला सकते हो। स्पिरिट स्टोन्स पहुंचाने का एक मिशन है जिसमें हम दोनों को साथ जाना है। डू सीनियर भाई, शायद आपसे गलती हो रही है। मैं अभी इनर में नया हूं, कोई मिशन नहीं लिया। डू जुनफेई के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। ये चिही एल्डर का डायरेक्ट मिशन है, वो लुओ चेन के आदेश पर था, रास्ते में मुझे खत्म करने के लिए। ये जूनियर भाई, मिशन 3 दिन बाद है, तब आकर बता दूंगा। डू जुनफेई के जाने के बाद मुझे समझ आ गया कि ये लुओ चेन का भेजा हुआ बंदा है। अभी उसे लगता था मैं कुछ नहीं जानता, तो मैं भी अनजान बना रहा। 3 दिन बाद डू जुनफे के साथ ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेक्ट की स्पिरिट स्टोन माइन पर जाऊंगा। वहां अगर डू जुनफे ने हाथ उठाया तो वो खुद खत्म हो जाएगा। डू जुनफे को मारने के बाद इसी बहाने बाहर निकलूंगा और तब तक बाहर रहूंगा जब तक लो चेन से लड़ने लायक ताकत ना आ जाए। उसके बाद ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेक्ट वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कन्वर्ट दिस चाइनीज वेब नॉवल ट्रांसक्रिप्ट इनटू नेचुरल कॉन्वर्जेशनल हिंदी सुटेबल फॉर एआई वॉइस ओवर, कीपिंग ऑल टाइम स्टैम्प्स इंटैक्ट। मुझे एक सही हथियार ढूंढना जरूरी था, इसलिए मैं सेक्ट के डिसाइपल्स वाले ट्रेडिंग स्क्वायर गया। 5 स्पिरिट स्टोन्स खर्च करके मैंने एक लो लेवल किंग लाइट स्वॉर्ड खरीदी, जिसे किंग ग्लो स्वॉर्ड में अपग्रेड किया जा सकता था और टाइम लगता था 3 घंटे। मैंने झट से अपग्रेड करने का फैसला किया और जल्दी से अपने केव में वापस लौट आया। जब तक फैंटम स्पिरिट स्वॉर्ड की अपग्रेडिंग पूरी नहीं होती, मैं अपनी कल्टीवेशन में लगा रहा और विंड राइडिंग स्वॉर्ड टेक्निक प्रैक्टिस करता रहा। इसी बीच चेन शीफेंग और दू जुनफेई लुओ चेन के सामने खड़े होकर बड़े आदर से अपना प्लान बता रहे थे। लुओ ब्रदर, मैंने सब अरेंज कर दिया है। 2 दिन बाद ये चेन सेट छोड़कर मेरे साथ मिशन पर जाएगा। रास्ते में लौटते वक्त मैं इसे मार दूंगा और सारा इल्जाम ब्लड डेमन सेक्ट पर डाल दूंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि ये चेन मर जाए। उसे कैसे मारना है ये तेरा काम है। ये एक कास्टिंग फाउंडेशन पिल है। मैं तो सोच रहा था कि तू नाइट चेन को मार दे, फिर तुझे दूंगा, पर अभी दे देता हूँ। उम्मीद है ये पिल डू ब्रदर को फाउंडेशन बनाने में मदद करेगी। डू जुनफेई खुशी से उछल पड़ा। थैंक्स लुओ ब्रदर। 2 दिन की सुबह को मुझे जेड वॉइड मिरर से एक मैसेज मिला। क्या किसी ने मूनलाइट सेक्रेट बॉडी के बारे में सुना है? हाँ सुना है। ये तो इननेट डाओ बॉडी जितना ही पावरफुल होता है, बस ये सिर्फ औरतों में मिलता है। रेड फ्रेंड, अगर आपने ये पूछा है तो ज़रूर आपके आसपास किसी में ये बॉडी टाइप मिला होगा। बहुत बढ़िया बात है, कंग्रेचुलेशंस। हाँ सही बात है, ये लड़की मेरी ही फैमिली की है। मैं इसे साउथ रीजन से वापस लाया हूँ। बस अफसोस की बात यह है कि इसकी इननेट बॉडी पहले से ही टूटी हुई है, वरना ये बहुत रेयर कल्टीवेशन टैलेंट होती। इननेट बॉडी ये किस कमीने ने तोड़ी? सच में बहुत वेस्ट हो गया। मूनलाइट सेक्रेट बॉडी की पावर इननेट डाउ बॉडी जैसी तभी होती है जब बॉडी ब्रेक ना हुई हो। अगर एक बार ब्रेक हो जाए तो बॉडी टाइप रहता तो है, पर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। अफसोस की बात है। दोस्तों, मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या इसको ठीक करने का कोई तरीका है? शायद नहीं होगा। फिक्स भी कर लें तो शायद कोई फ़ायदा नहीं। मैंने ये सारी बातें पढ़ी और तुरंत मेरे दिमाग में सब कुछ क्लियर हो गया। इन्हें डाउ बॉडी इतनी पावरफुल होती है, मुझे एक सेफ जगह ढूंढकर खुद को आखिरी बार अपग्रेड करना ज़रूरी है। अगर इन्हें डाउ बॉडी मिल जाए तो कल्टीवेशन और तेज़ हो जाएगी। मुझे जल्दी से ईस्ट वाइल्डरनेस जाकर सूलियर को ढूंढना है और गोल्डन कोर रियलम पाने के बाद ही साउथ रीजन क्रॉस कर सकता हूँ। इन्हें डाउ बॉडी होने से गोल्डन कोर रियलम तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने एक रूमर सुना था, अगर मूनलाइट सीक्रेट बॉडी ब्रेक हो जाए तो वो किसी इनेट डाओ बॉडी वाले पार्टनर के साथ डाओ कंपेनियन बन सकती है। ड्यूल कल्टीवेशन से एक दूसरे की कमी पूरी कर सकते हैं। इस प्रोसेस में उसकी मूनलाइट सीक्रेट बॉडी फिर से रिकवर हो सकती है। थैंक्स फ्रेंड, ये खबर देने के लिए, पर इसे सीरियसली मत लेना। ये बस एक रूमर है, मुझे भी पता है। और वैसे भी इनेट डाओ बॉडी वाला पार्टनर ढूंढना कितना मुश्किल है। और मेरी फैमिली की वो लड़की, उसकी तो पहले से ही मॉडल वर्ल्ड में शादी हो गई है, हस्बैंड भी है। उसे देखकर लगता नहीं कि वो किसी और को चुनेगी। ये पढ़ते ही मुझे अचानक सू लियर की याद आई। क्या इस दुनिया में सच में इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है? क्या ये रेड फ्रेंड सू जिनशुआन हो सकता है? मुझे जल्दी से कल्टीवेशन में आगे बढ़ना है, फिर ईस्ट वाइल्डरनेस जाकर लियर को ढूंढना है। मैंने किंग ग्लो स्वॉर्ड को जेड वॉइड मिरर में रख दिया। तब तक डू जुनफे केव के गेट पर पहुंच गया था। ये ब्रदर, चलो निकलते हैं। हमें जिस स्पिरिट स्टोन माइन जाना था वो ग्रेट रोग डायनेस्टी में था। स्वॉर्ड फ्लाइंग से जाने में भी 7 दिन लगते। मैंने सिर हिलाया और वैसे ही किंग ग्लो स्वॉर्ड निकाली। दू जुनफे की तरह उस पर पैर रखकर खड़ा हो गया। अचानक हवा में आई स्वॉर्ड को देखकर दू जुनफे के मन में खुशी छा गई। इससे चेन के पास तो स्टोरेज मैजिक टूल भी है, ये तो उसके लिए एक सरप्राइज बोनस था। थोड़ी देर में हम अजोर लोटस स्वॉर्ड सेक्ट की चल रही माइनिंग साइट पर पहुंच गए। यहाँ इंचार्ज एक 5th लेवल फाउंडेशन एल्डर सुन थे। आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद एल्डर सुन ने 4 स्टोरेज रिंग्स निकालकर हमें दी थी कि एक डिसाइपल भागते हुए आया। ब्लड डेमन सेक्ट के लोग अटैक कर रहे हैं। एल्डर सुन का चेहरा सख्त हो गया। उसने ये मसला साइड में रख दिया और एक स्टेप में गायब हो गए। डू जुनफेई ने कुछ नहीं कहा, बस उनके पीछे चला गया। अब मेरे खिलाफ प्लान की तो बात ही छोड़ो,
अगर ब्लड डेमन सेक्ट का कोई मास्टर आ गया और एल्डर सुन उसका मुकाबला न कर पाए तो शायद वो भी ब्लड डेमन सेक्ट के हाथों मर जाए। मैंने स्टोरेज रिंग रख ली और बाहर निकल आया। बाहर हालात एजोर लोटस सेक्ट के लिए बहुत खराब थे। ठीक उस वक्त जब एल्डरसन कुछ नहीं कर पा रहे थे, एक पतली काली परत तेजी से बाहर निकली। माइन में मौजूद सारे एजोर लोटस सेक्ट डिसाइपल्स उस लड़की को देखकर खुशी से चिल्ला उठे, हाँ क्विन सीनियर सिस्टर, हम बच गए। मैंने देखा क्विन बिंगशुए के अटैक से ब्लड डेमन सेक्ट का वो एल्डर बेबस होकर पिटता रहा। मुझे थोड़ी राहत मिली। इस बार ब्लड डेमन सेक्ट के स्पिरिट माइन अटैक का खतरा टल गया लग रहा था। क्विन बिंगशुए को देखकर ब्लड डेमन सेक्ट के सारे कल्टीवेटर्स का चेहरा उतर गया। उनका लीडर एल्डर जोर से चिल्लाया, यहाँ तो एक फाउंडेशन कल्टीवेटर भी है। इन्फॉर्मेशन गलत थी, जल्दी पीछे हटो। अब आ गए हो तो यहीं हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। क्विन बिंगशुई की बात खत्म होते ही उसने फैंटम स्पिरिट स्वॉर्ड टेक्निक का थर्ड स्वॉर्ड चलाया। ब्लड डेमन सेक्ट का एल्डर वहीं कट गया। क्विन बिंगशुई ने ठंडे लहजे में कहा, एक भी नहीं बचेगा। फिर वह सबसे आगे होकर ब्लड डेमन सेक्ट डिसाइपल्स पर अटैक करने चली गई। जल्दी ही ब्लड डेमन सेक्ट के कई दर्जन डिसाइपल्स उस फाउंडेशन कल्टीवेटर के साथ सब खत्म हो गए। मामला सुलझने के बाद क्विन बिंगशुई अकेली वहां से चली गई। पता नहीं वो माइन में रही या किसी और जगह गई। दू जुनफेई मुझे लेकर फिर से एल्डर सुन के पास गया, माइन छोड़ने की इजाजत लेने के लिए। पर निकलते वक्त एल्डर सुन ने हमसे कहा कि 2 डिसाइपल्स जो बस फाउंडेशन में सफल हुए थे उन्हें साथ ले जाएं। दू जुनफेई को मजबूरी में मानना पड़ा, साथ में एक लड़का और एक लड़की लिया, क्योंकि दोनों ने अभी अभी फाउंडेशन किया था। इस वजह से वो फ्लाई नहीं कर सकते थे, तो दू जुनफेई और मुझे एक एक को ले जाना पड़ा। लियू पिंग पहले दू जुनफेई की फ्लाइंग शिप पर चढ़ गया। झाओ लिन थोड़ी देर हो गई तो उदास होकर मेरे पीछे आ गई। वो तो चाहती थी कि दू जुनफेई के करीब रहे। अगर वो उसे पसंद कर ले तो सेक्ट में जाने के बाद उसका स्टेटस भी इस वजह से ऊंचा हो जाएगा। दू जुनफेई की आंखों में एक चालाक चमक आई। चलो, फिर वो आगे की तरफ हवा में उड़ गया। ऐसे ही हम लोग दिन में चलते रहे और रात में रुकने की जगह ढूंढ लेते थे। ये ब्रदर, बस इस पर इस्तेमाल कर हथियार छोड़ दे और सरेंडर कर दे, मैं तुझे एक मौका दे सकता हूँ। मैं मुस्कुराया। दू जुनफेई, तुझे पता है कि मुझे मालूम था कि तू मुझ पर अटैक करेगा, फिर भी मैं तेरे साथ मिशन पर निकला। तुझे शक नहीं हुआ? ये चेन तू अभी अभी लेट स्टेज में पहुंचा है और इतना घमंड दिखा रहा है। अच्छा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ तेरे और मेरे बीच का फर्क। ये बोलते ही उसने स्वॉर्ड लेकर मुझ पर अटैक किया। मेरे एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से दू जुनफेई दूर जाकर गिर गया। तू इतना स्ट्रांग कैसे है? हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मैं तेरा मैच नहीं हूं तो यहीं रुक जाते हैं। मैंने सिर हिलाया। तू सच में बेवकूफ है। एक स्वॉर्ड लाइट चमकते ही दू जुनफेई का डांटियन टूट गया। फिर मैंने उसका सारा सामान निकाल लिया। सेट मिशन की 4 स्टोरेज रिंग्स झाओ लिन को दे दी ताकि वो वापस जाकर रिपोर्ट कर सके। फिर मैं किसी और डायरेक्शन में उड़कर निकल गया। हवा में मैंने दू जुनफेई का पर्सनल सामान निकाला। बस 5 स्पिरिट स्टोन्स थे और एक फाउंडेशन कास्टिंग पिल, जिसे हेवनली फाउंडेशन कास्टिंग पिल में अपग्रेड किया जा सकता था। फिर मैं 3 दिन तक चलते चलते एक डायनेस्टी की मॉडल सिटी में पहुंचा। वहां एक छोटा सा घर खरीदकर मॉडल्स के बीच छिप गया और कल्टीवेशन करने लगा। 10 दिन बाद झाओ लिन सेक्ट लौट गई। वो सफलता से आउटर डिसाइपल बन गई। जब उसने 4 स्टोरेज रिंग्स सेक्ट एल्डर को सौंपी तो एल्डर हैरान हो गए और डिटेल में पूछताछ करने लगे। झाओ लिन ने कुछ नहीं छिपाया, जो भी जानती थी सब सच सच बता दिया। फिर झाओ लिन को एल्डर से पता चला कि उनके लिंगशी माउंटेन छोड़ने के थोड़ी देर बाद ही लिंगशी माउंटेन के स्पिरिट स्टोन माइन में फिर से बड़ी मुसीबत आई। ब्लड डेमन सेक्ट ने 5 फाउंडेशन कल्टीवेटर्स भेजे और एजोर लोटस स्वॉर्ड सेक्ट के सारे डिसाइपल्स मार डाले। एल्डर सुन भी इस मुसीबत से नहीं बच पाए। ये सुनते ही झाओ लिन के मन में डर बैठ गया। तो क्विन सीनियर सिस्टर का क्या हुआ? एल्डर ने सिर हिलाते हुए हाथ से इशारा किया कि झाओ लिन जा सकती है क्विन बिंगशुए को लेकर, क्योंकि वो सेक्ट की टैलेंटेड डिसाइपल थी। सेक्ट उसकी बहुत परवाह करता था। बहुत पूछताछ के बाद पता चला कि ब्लड डेमन सेक्ट उसे पकड़ या मार नहीं पाया, क्योंकि फाइट में बहुत बुरी तरह से चोट खाने के बाद वो एक टेलीपोर्ट टोकन की मदद से किसी तरह बच निकली। पर उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। वो सेक्ट लौटी भी नहीं। अजोर लोटस स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर मो युआन स्वॉर्ड पूल पर सील लगाने के लिए लोगों की जरूरत थी और बाहर ब्लड डेमन सेक्ट की धमकी हमेशा बनी रहती थी। सच में अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुसीबत थी। यह खबर जल्दी ही लुओ चेन के कानों तक पहुंची। वो थोड़ा चौंक गया। उसे लगा था कि ये चेन और दू जुनफेई दोनों ब्लड डेमन सेक्ट के हाथों मर गए होंगे, पर यह चेन तो मरा नहीं, बल्कि उसने दू जुनफेई को ही मार दिया। उसने मन में गाली दी, फिर सेक्ट छोड़कर निकल गया। इस बार उसके बाहर जाने के 2 मकसद थे। पहला, 100 देशों की धरती पर क्विन बिंगशुए का पता ढूंढना। दूसरा, अज्योर लोटस स्वॉर्ड सेक्ट की दूसरी स्पिरिट स्टोन माइन पर जाना ताकि ब्लड डेमन सेक्ट के अटैक से बचाव हो सके। 1 महीने कड़ी मेहनत के बाद मैं फाइनली आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के बड़े स्टेज में पहुंच गया। आज रात पूर्णिमा थी। मुझे बाहर जाके ऑफरिंग्स खरीदनी थी। हालांकि अब आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के बड़े स्टेज में आम बुरी ताकतों से डर नहीं था, पर जितना बच सके उतना बचना ही ठीक था। लेकिन जब मैं शाम को घर लौटा तो अचानक देखा घर में कोई आया हुआ है। दरवाज़ा खोलते ही एक तेज स्वॉर्ड मेरे सीने पर आ गई। स्वॉर्ड पकड़ने वाली एक लड़की थी। उसका शरीर बेहाल था, चेहरा पीला, और उसके शरीर से एक ठंडी सी आभा निकल रही थी जो दूर रहने का इशारा करती थी। और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं पूरी तरह चौंक गया। ये तो अजोर लोटस स्वॉर्ड सेक्ट की ट्रू डिसाइपल क्विन बिंगशुए थी। हालांकि वो मुझ पर स्वॉर्ड ताने हुए थी,
पर उसने अपनी ट्रू एनर्जी इस्तेमाल नहीं की। ना ही उसके मन में मारने का इरादा था, बल्कि स्वॉर्ड पकड़ने वाला उसका हाथ ही कांप रहा था। साफ था कि क्विन बिंगशुए बहुत बुरी तरह घायल थी। उसका कल्टीवेशन भी पूरी तरह खत्म हो गया था। मेरे कुछ बोलने से पहले ही क्विन बिंगशुए और हिम्मत नहीं जुटा सकी। वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। बेहोश पड़ी क्विन बिंगशुए को देखकर मैं सोचा, क्या फिर से ब्लड डेमन सेक्ट ने अटैक किया? वरना क्विन बिंगशुए की कल्टीवेशन को देखते हुए कोई उसे ऐसे हाल में नहीं डाल सकता था। ये सोचकर मैंने उसे कमरे में ले जाकर लिटाया, फिर एक हीलिंग पिल निकालकर उसे दी। थोड़ा नुकसान तो हुआ, पर ठीक है, अभी के लिए उधार रखता हूँ। रात होते ही मैंने ऑफरिंग्स सजा दी और मेडिटेशन में बैठ गया। क्विन बिंगशुए बचेगी या नहीं, ये अब किस्मत पर ही था। आधी रात के बाद दरवाजे की झिर्री से अंदर अंधेरे की लहरें घर में आने लगी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो एक बुरी ताकत है, पर वो अंधेरा ऑफरिंग्स की तरफ जा रहा था। हालांकि उस बुरी ताकत ने अटैक नहीं किया, पर उसकी ऊर्जा से मेरे मन में भी थोड़ी बेचैनी सी पैदा हो गई। इस वजह से मुझे अपना मेथड चलाना पड़ा, खुद को शांत और फोकस रखने के लिए। तकरीबन एक अगरबत्ती जलने जितने वक्त में वो बुरी ताकत ऑफरिंग्स खाकर चली गई। उसी वक्त बेड पर लेटी क्विन बिंगशुए अचानक हल्की सी आवाज़ देने लगी। मैंने देखा तो उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। इस वक्त क्विन बिंगशुए बिल्कुल भी आइस क्वीन वाली नहीं लग रही थी। उसके चेहरे और गर्दन की स्किन लाल हो गई थी। उसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा था। वो पहले से ही जख्मी थी। अब उस बुरी ताकत के असर ने भी उसे जकड़ लिया था। पता नहीं वो बच पाएगी या नहीं। सुबह होने के करीब क्विन बिंगशुए आखिरकार शांत हो गई। उसके शरीर की गर्मी कम होने लगी। स्किन भी लाल से वापस ठंडी सफेद हो गई। दूसरे दिन उसका रंग ढंग कल से काफी बेहतर लग रहा था। मुझे भी थोड़ी राहत मिली। क्विन बिंगशुए बच गई थी। 15 दिन बाद क्विन बिंगशुए आखिरकार होश में आ गई। उसकी ठंडी नजरों ने मुझे देखा, पर वो कुछ नहीं बोली। क्विन बिंगशुए होश में तो आ गई थी, पर उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई थी। इसलिए वो जल्दी जाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि मेरे बेड पर ही कब्जा करके शांति से कल्टीवेशन करने लगी, अपनी पावर वापस पाने के लिए। ऐसे ही हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं पूछा, बस बिना कहे चुपचाप कल्टीवेशन करते रहे। 1 महीने बाद मैं फिर से ऑफरिंग्स खरीदने बाहर गया, और जब लौटा तो क्विन बिंगशुए जा चुकी थी। पर कमरे की लकड़ी की मेज पर एक जेड बॉटल और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस इतना कि उसने एक हेल्प पिल छोड़ी है जो मदद के वक्त इस्तेमाल करनी है, और उसमें डिटेल में लिखा था कि उस मदद को कैसे इस्तेमाल करना है। ये सब क्विन बिंगशुए की तरफ से था। मेरे पास फाउंडेशन लेवल पास होने का अनुभव था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। देखने में तो ठंडी सी दिखती है, पर सोच इतनी बारीक रखती है। लिफाफा संभाल कर रखने के बाद मैंने अंदर का सामान चेक किया। उसमें एक फाउंडेशन टिकट के साथ 2 इंक्रीमेंट टिकट भी थे। इंक्रीमेंट टिकट को मजबूत करके 5 खजाने वाली गोली बनाई जा सकती है। समय लगेगा 9 घंटे। मैंने मजबूत करने का ऑप्शन चुना और ध्यान में बैठ गया। आगे की साधना में 2 5 खजाने वाली गोलियों की मदद से मेरी प्रैक्टिस बहुत जल्दी एक मुश्किल मोड़ पर पहुंच गई। फाउंडेशन लेवल की तैयारी से पहले मैंने जेड शीशा निकाला और उसमें पूछा, कोई बुजुर्ग है जो फाउंडेशन लेवल पार करने का अनुभव शेयर करना चाहे। उसमें से बहुत सी बातें चिंगमिंगशुए के बताए अनुभव से मिलती थी। साफ है ये सब काम की बातें थीं। फिर मैंने पुरानी सांस खींचने की कला निकाली। उसमें भी फाउंडेशन लेवल पार करने के कुछ तरीके लिखे थे। चिंगमिंगशुए और एक दोस्त के बताए अनुभव को मिलाकर समझने के बाद मैंने फाउंडेशन लेवल की तैयारी शुरू की। पुरानी सांस खींचने की कला में लिखा था, फाउंडेशन गोली एक साथ कई खाई जा सकती हैं, इससे कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। बिना सोचे मैंने सारी गोलियां एक साथ निकल लीं। फिर मैंने अपने पास बची 5 टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर निकालकर अपने चारों तरफ रख दिए और 23 जेड क्रिस्टल चलाकर आसमान धरती की ऊर्जा खींचना शुरू किया। 7 दिन बाद मेरे डेम्तियान में सारी ऊर्जा सच्चे तत्व में बदल गई। फाउंडेशन लेवल पूरा हो गया। अब मेरे पास साधना का कोई संसाधन नहीं बचा था, तो मैंने फैनलिंग छठी तलवार की साधना शुरू कर दी। फैनलिंग छठी तलवार सीखते समय तलवार के अनुभव बढ़ने से हवा पर सवार तलवार कला भी 5वें स्तर तक पहुंच गई। अब मुझे लगता है लुओचन मेरे सामने कुछ भी नहीं। सबसे जरूरी बात, अब मेरे पास साधना का कोई संसाधन नहीं बचा। अब संप्रदाय लौटने का समय आ गया है। छिंगमियन तलवार संप्रदाय में लिन्यूजियाओ ने मेरे दिए हुए शुआनजियन रास्ते की कला से साधना में सफलता पाई, और अब वो एक शुरुआती क्वीज साधक बन गई है। फिर लिन्यूजियाओ संप्रदाय के प्रमोशन सेंटर पहुंची बाहरी शिष्य बनने के लिए, पर उसकी सुंदरता ने उसे थोड़ी मुसीबत में डाल दिया। सेंटर के लियू अधिकारी ने जब लिन्यूजियाओ को देखा तो वो हैरान रह गया। उसके मन में गलत सोच आ गई। अगर लिन्यूजियाओ पहले से संप्रदाय की रेगुलर शिष्य होती तो वो ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करता, पर वो तो सिर्फ एक साधारण काम करने वाली शिष्य थी, और वो एक मामूली बाहरी शिष्य के साथ ही पहाड़ में आई थी। इससे उसका दिल और भी बेफिक्र हो गया। इसलिए लियो अधिकारी ने लिन्यूजियाओ की बाहरी शिष्य बनने की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। लिन्यूजियाओ ये सुनकर हैरान रह गई। सीनियर भाई, संप्रदाय का नियम तो है, कोई भी काम करने वाला शिष्य सफलता पाए तो बाहरी शिष्य बन सकता है। लियो अधिकारी ने गहरी नजर से लिन्यूजियाओ को देखा। नियम तो है सही, पर हर कोई बाहरी शिष्य नहीं बन सकता। सच बताऊं, सीनियर भाई को तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है। अगर तुम मेरी औरत बनने को मानो तो बाहरी शिष्य की बात तो छोड़ो, अंदरूनी शिष्य जैसा साधना संसाधन हर महीने तुम्हें मिलेगा। लिन्यूजियाओ फौरन समझ गई, पर सामने वाले की पावर बड़ी थी, इसलिए वो ज्यादा नाराज नहीं कर सकती थी। सीनियर भाई, मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दो। जब चाहो मेरे पास आ सकती हो। यह समझ लो, बिना साधना के संसाधन के सिर्फ खुद से साधना करना बहुत मुश्किल है।
लेन्यूजियाओ ने मुश्किल से सिर हिलाया और पीठ फेर कर चली गई। बाहरी शिष्य न बन पाने से लेन्यूजियाओ बहुत निराश हो गई। मन में थोड़ी तकलीफ भी थी, पर यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसने गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया और लियू अधिकारी की बात भूल गई। दूसरे दिन लिन्यूजियाओ बकेट लेकर किताबों के स्टोर में काम कर रही थी। हर शिष्य के आने पर वो एक नज़र देखती, फिर मन में हंसती, अगर वो आ भी जाए तो क्या फ़ायदा, क्या वो मेरी मदद करेगा। लिन्यूजियाओ को अचानक एक नया काम मिला। दूसरी पहाड़ी पर जाकर एक गुफा साफ करनी थी। जब वो वहां पहुंची तो देखा लियू अधिकारी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा है। मिस लिन, बहुत दिन हो गए, उस बात के बारे में क्या सोचा। लियू अधिकारी को देखकर लिन्यूजियाओ का मन बैठ गया। सीनियर भाई, ये मेरी जिंदगी का बड़ा फैसला है, इसलिए थोड़ा और समय चाहिए। तुम पहले जाकर मेरी साधना गुफा साफ करो। लिन्यूजियाओ की गुफा में जाने के बाद लियू अधिकारी बुरी मुस्कान के साथ उसके पीछे चला गया। मिस लिन, अब और क्या सोचना, मेरी औरत बन जाओ, फिर साधना संसाधन की कोई कमी नहीं होगी। लिन्यू जियाओ को लियू अधिकारी की आदतें पता थी। उसने जल्दी से एक तरीका सोच लिया। सीनियर भाई, सच बताऊं, मैं आपकी बात नहीं मान सकती, क्योंकि मेरा पहले से एक पति है। मैं छिंगलियन तलवार संप्रदाय इसलिए आई हूं ताकि उन्हें ढूंढ सकूं। तुम्हारा पति कौन है? क्या वो छिंगलियन तलवार संप्रदाय का शिष्य है? उनका नाम यचेन है। वो छिंगलियन तलवार संप्रदाय का ही शिष्य है। लियू अधिकारी को यह नाम बिल्कुल अनजाना लगा, पर सुरक्षा के लिए उसने पहले पता लगाना ठीक समझा। अगर वो सच में संप्रदाय का शिष्य है और टैलेंटेड भी है तो उसे पीछे हटना होगा। आजकल छिनियम तलवार संप्रदाय और ब्लड ईविल सेक्ट में बड़ी लड़ाई चल रही है। हो सकता है ये चेन बाहर मारा गया हो। ऐसा हुआ तो ये सुंदरी लिन्यूजियाओ उसके हाथों से नहीं बच पाएगी। इसी दौरान मैं संप्रदाय लौटा। फाउंडेशन लेवल की साधना ने तुरंत संप्रदाय के बड़े लोगों का ध्यान खींचा। एक एल्डर ने मुझसे पूछा, क्या मैं सच्चा शिष्य बनना चाहूंगा? मैंने अभी मिला अंदरूनी संसाधन संभाल कर सिर हिलाया। तो ठीक है, वो एल्डर आपको जहमत देता हूँ। वो एल्डर हल्के से मुस्कुराए। वो मुझे संप्रदाय की परीक्षा में लेकर जाने वाले थे। अगर मैं परीक्षा पास कर लूं तो छिंगलियन तलवार संप्रदाय के कुछ ही सच्चे शिष्यों में से एक बन जाऊंगा। ये खबर जल्दी ही छिंगलियन तलवार संप्रदाय में फैल गई और थोड़े ही समय में यचेन का नाम पूरे संप्रदाय में मशहूर हो गया। अगर वो परीक्षा पास कर ले तो वो बनेगा छिंगलियन तलवार संप्रदाय का 5वां सच्चा शिष्य। लियो अधिकारी ने यह खबर सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। अगर यचेन इतना टैलेंटेड है तो लिन्यूजियाओ को उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। असल में यचेन अंदरूनी शिष्य बनने के बाद से बाहरी साधना कर रहा था और अभी संप्रदाय लौटा था। लियू अधिकारी ने डर से अपना सीना थपथपाया। अच्छा हुआ बच गया। जब वो अपनी गुफा लौटा तो लिन्यूजियाओ उसकी गुफा साफ कर चुकी थी। उसने एक जेट बोतल निकाली। मिस लिन, बहुत मेहनत की तुमने। इसमें 20 आत्मा इकट्ठा करने वाली गोलियां हैं, मैंने अपने लिए रखी थी। अब ये तुम्हारी मेहनत का इनाम समझो। लियू के बदले हुए रवैये को देखकर लिन्यूजियाओ को वजह तो नहीं पता थी, पर अपनी समझ से वो जल्दी समझ गई कि इसका यचेन से कुछ खास संबंध है। हाँ मिस लिन, ये है आपका बाहरी शिष्य का पहचान टोकन। अब से आप छिंगलियन तलवार संप्रदाय की रेगुलर शिष्य हो। इसे लेकर संप्रदाय के संसाधन केंद्र से साधना संसाधन ले सकती हो। सीनियर भाई, लिन छोटी बहन, मेरे मन में भी थोड़ी गलत सोच आ गई थी। अच्छा हुआ मैं समय रहते समझ गया, बड़ी गलती होने से बच गई। उम्मीद है छोटी बहन इस बात को लेकर मुझसे नाराज नहीं होंगी। लिन यूजियाओ चाहती तो थोड़ा गुस्सा दिखा सकती थी, पर सामने वाला कुछ बुरा कर सकता है ये सोचकर वो सिर्फ मुस्कुराई। सीनियर भाई, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। फिर लिन्यूजियाओ अपने पति यचेन को ढूंढने का बहाना बनाकर लियो अधिकारी के पहाड़ से निकल गई। मैं वू एल्डर के साथ फ्लाइंग सोर्ड पहाड़ पर पहुंचा। वो एल्डर ने मुझे सच्चे शिष्य की परीक्षा के बारे में बताया। पहला चरण है आसमानी तलवार चक्र, संप्रदाय की रक्षा वाले बड़े चक्र का हल्का रूप। दूसरा चरण है एक पुतले से लड़ाई, सामने वाला फाउंडेशन लेवल का तलवार मास्टर पुतला होगा। तीसरा चरण है एक राक्षस को मारना। तीनों चरण पार करने पर ही सच्चा शिष्य बनेंगे। जैसे ही मैं तलवार चक्र में कदम रखा, देखने वाले शिष्यों में बातें होने लगीं। देखो, यही है यचेन जो अभी फाउंडेशन लेवल बना है। कितना छोटा है, शायद 20 साल का भी नहीं। उसने मेरा फायदा उठाया और अब जवाबदारी से बच रहा है, पर फिर भी मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकती। ये कैसे हो सकता है? सच में यही है। ये तो आम साधक के रूप में संप्रदाय में आया था, सिर्फ क्वी की शुरुआत वाला। अब कुछ ही महीनों में फाउंडेशन लेवल पार कर लिया। इतनी तेजी से तो मेरा भाई भी नहीं पहुंचा। वो तलवार चक्र की तरफ देखता रहा, फिर थोड़ी देर बाद मुड़कर तेजी से चला गया। अब जब वो फाउंडेशन लेवल बन गया है और मेरा भाई संप्रदाय में नहीं है, तो जल्दी से भाई को ढूंढना होगा। मैं उड़ती तलवारों के बीच से इस तरह निकला जैसे मछली पानी में तैरती है। हर तलवार बस छूकर निकल गई, कोई वार नहीं लगा। वाह, इस बच्चे में टैलेंट है, ये मेरे शिष्य बनने के लायक है। इतने कम समय में न सिर्फ फाउंडेशन लेवल पार किया, बल्कि तलवार चलाने की कला भी कमाल की हो गई। इसकी काबिलियत और सही ट्रेनिंग मिले तो ये भविष्य में संप्रदाय की बड़ी ताकत बनेगा। सीनियर भाई, इसके टैलेंट को देखते हुए आपकी ट्रेनिंग इसके लायक नहीं, बेहतर होगा यचेन मेरा शिष्य बने। मेरी ट्रेनिंग ज्यादा सही रहेगी। तीसरे एल्डर की आंखों में चमक आई। दोनों सीनियर भाई, मुझे लगता है यचेन की स्टाइल देखते हुए उसे जूनियर भाई के नाम करना सही रहेगा। संप्रदाय में सालों से कोई अच्छा टैलेंट नहीं आया, अब जब इतना खास शिष्य मिला है तो हर कोई उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है। सोचा नहीं था पहला चरण तुम्हारे लिए इतना आसान होगा। बताओ, तलवार चलाने की कला किस स्तर तक सीखी है?
शिष्य ने 9वें स्तर तक सीखा है। सिर्फ 9वां स्तर? मैं तो सोच रहा था तुमने इसे पूरी तरह सीख लिया होगा। अब आता है पुतले से तलवार लड़ाई। ये असली लड़ाई की काबिलियत परखेगा। पुतले को पूरी तरह दबाने के लिए फैनलिंग 3 तलवार समझना जरूरी है, तभी इसे पार करने का मौका मिलेगा। मैं मैदान में उतरा, फैनलिंग 3 तलवार एक के बाद एक चलाई। पुतला पूरी तरह दब गया और थोड़ी देर में ही दूसरा चरण पार हो गया। तीसरे चरण में तीसरे स्तर के राक्षस से लड़ना था। जैसे ही मैंने घेरे में कदम रखा, चांदी जैसा भेड़िया राक्षस सीधा मुझ पर झपटा। मैंने सांस रोककर ध्यान लगाया, हाथ उठाकर एक वार किया। तेज तलवार ऊर्जा निकली। भेड़िया राक्षस ने खतरा महसूस करते हुए उसकी शक्ति घेरे में बढ़ने लगी। ये तो लेवल बढ़ रहा है। यहाँ चिंगेन तलवार संप्रदाय का इलाका है, पर एल्डरों के आने से पहले मेरे पास इस फाउंडेशन लेवल राक्षस को मारने का पूरा समय है। बड़े एल्डर अचानक खड़े हो गए। चेहरा बदल गया। भेड़िया राक्षस लेवल बढ़ा रहा है। यचेन खतरे में है। राक्षस का लेवल बढ़ने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बात पूरी होने से पहले ही ली छिंगछू उड़कर निकल गई। जब भेड़िया राक्षस मेरे गले की तरफ झपटा, मेरे चारों तरफ एक साथ ढेरों तलवार ऊर्जा की रोशनी चमकी। फिर वो एक तलवार बनकर राक्षस की तरफ बढ़ी। राक्षस दर्द से चिल्लाया। फिर अचानक आवाज रुक गई। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। आसमान से एक तेज तलवार आई और मर चुके राक्षस के शरीर में जा घुसी। घेरे के अंदर हुई इस घटना को देखकर सारे शिष्य हैरान रह गए। थोड़ी खामोशी के बाद बातें फिर शुरू हो गईं। वो जो चांद काटने वाला वार था, वो यचेन ने किया था। उसने चौथे स्तर के भेड़िया राक्षस को मार डाला। नहीं नहीं, वो तो संप्रदाय प्रमुख ने बचाया। देखो, संप्रदाय प्रमुख आ गए। वो इतना ताकतवर है, अब समझ आया पहले क्यों। वो एल्डर तेजी से आगे आए, लिछिंछो के सामने झुककर सलाम किया। यचन, क्या तुम मुझे अपना गुरु मानना चाहोगे? यचन ने बिना सोचे फौरन गुरु बनाने की रस्म पूरी की। शिष्य गुरुजी को प्रणाम करता है। फिर लिछिंछो मुझे छिंगियन तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी पर ले गए। साधना के रास्ते समझाने लगे। गुरुजी का मार्गदर्शन सच में गहरा है। इस बार बहुत कुछ समझ आया। अगर ध्यान में बैठकर साधना की जाए तो फाउंडेशन लेवल का दूसरा स्तर जरूर पार हो जाएगा। ली छिंगछू ने तलवार यचेन की तरफ बढ़ाई। ये एक स्पिरिट लेवल की कीमती तलवार है। नाम है शीतल। सालों तक मेरे साथ रही है। अब ये तुम्हें देता हूँ, इसे अच्छे से रखना। यचेन ने दोनों हाथों से तलवार ली। खुशी छुपा नहीं पाया। धन्यवाद गुरुजी। यचेन, बताओ तुमने भेड़िया राक्षस को मारने के लिए कौन सी तलवार कला इस्तेमाल की? ये छिंगलियन तलवार संप्रदाय की कला नहीं लगती, पर फैनलिंग 3 तलवार से कहीं गहरा संबंध भी लगता है। यचेन शांति से बोला, गुरुजी, ये फैनलिंग 3 तलवार को समझने के बाद शिष्य ने खुद बनाई एक तलवार कला है। नाम है मन का चांद। इसे फैनलिंग तलवार कला की चौथी तलवार भी कह सकते हैं। इस बच्चे का टैलेंट तो डरावना है। मैंने सालों तलवार कला सीखी, खुद कुछ कलाएं भी बनाई, पर वो फैनलिंग 3 तलवार के सामने कुछ भी नहीं थी। ये तो फैनलिंग 3 तलवार को समझकर खुद चौथी तलवार बना लाया। ये कितना बड़ा तलवार टैलेंट है। मैं तो सोच रहा था ये टैलेंटेड है, पर ये तो असली में दुर्लभ टैलेंट निकला। छिंगलियन तलवार संप्रदाय को तो खजाना मिल गया। क्या तुम एक बार फिर दिखा सकते हो? मैंने सिर हिलाया और सच्चा तत्व चलाकर नीली किरण तलवार निकालकर ये कला दिखाने लगा। ली छिंगछो ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी और गहरी हो गई। वाह, ये तलवार चाल तो फैनलिंग 3 तलवार से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। यचेन, तुमने जो ये नई तलवार कला बनाई है, ये फैनलिंग 3 तलवार के साथ बिल्कुल मिल जाती है। अगर इसे फैनलिंग 3 तलवार में जोड़ दिया जाए और ये फैनलिंग 4 तलवार बन जाए तो संप्रदाय के मुख्य शिष्यों को सिखाने से संप्रदाय की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। बस ये जानना है, क्या तुम ये कला संप्रदाय को सौंपना चाहोगे? मेरे पास अभी 5वीं, 6ठी और मजबूत करने के बाद 3 और तलवार चालें बाकी हैं। चौथी वाली देकर कुछ साधना संसाधन ले लूं, इसमें बुरा क्या है? 1 लाख टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर। 1 लाख टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर, ये तो सोचने से भी ज्यादा है। धन्यवाद गुरुजी। शिष्य 1 महीने बाद फिर व्यापार करने आया। मैं एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंचा। सच्चे शिष्य को अपनी अलग चोटी मिल जाती है। मैंने इसका नाम लूमिंग चोटी रखा। फिर अपनी गुफा में जाकर फैनलिंग चौथी तलवार, मन का चांद लिखना शुरू किया। 20 दिन बाद मेरी साधना भी फाउंडेशन लेवल के दूसरे स्तर पर पहुंच गई और तय समय भी आ गया। मैं फौरन छिंगलियन तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी की तरफ चल पड़ा। 1 महीने में ही ये फाउंडेशन लेवल पहले स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंच गया। ये रफ्तार तो पिंगशु भी फाउंडेशन लेवल में 1 महीने में एक स्तर नहीं चढ़ पाई। ये बच्चा सिर्फ टैलेंटेड नहीं, साधना का टैलेंट भी कमाल का है। गुरुजी, ये है फैनलिंग चौथी तलवार का मंत्र। 1 लाख टॉप आत्मा पत्थर, गिन लीजिए। धन्यवाद गुरुजी। गुफा लौटकर मैंने दवाई गोलियों से साधना शुरू की, पर वो खत्म हो गई। सिर्फ आत्मा पत्थर से साधना की रफ्तार बहुत धीमी है। मुझे जल्दी से गोल्डन कोर लेवल तक पहुंचना है, फिर जोन पार करके सूर्य को ढूंढना है। मुझे रफ्तार पर पूरा ध्यान देना होगा। छिंगलियन तलवार संप्रदाय एक तलवार साधकों का संप्रदाय है। यहाँ दवाई बनाने वाला कोई नहीं। सुना है चिंगशुएनमेन के पास एक व्यापार बाजार है जहाँ बेस्ट आत्मा पत्थर से दवाई खरीदी जा सकती है। शिष्य गुरुजी को प्रणाम करता है। बिंगोशे, तुम्हारा घाव और साधना कैसे ठीक हुई? गुरुजी के उपचार गोली की वजह से शिष्य का घाव और साधना बहुत जल्दी ठीक हो गई। ये देखो। छिंग बिंगशुए ने वो ले लिया, अपनी आत्मा से उसे थोड़ी देर जांचा, फिर हैरानी से बोली, कितनी गहरी तलवार कला है। अगर इसे पूरी तरह समझ लिया जाए तो ये बहुत बड़ा हमला बन सकता है। गुरुजी, ये है फैनलिंग तलवार कला की चौथी तलवार, मन का चांद।
गुरुजी, फैनलिंग तलवार कला में तो सिर्फ 3 तलवार थीं। क्या ये चौथी तलवार आपने खुद बनाई है? ये चौथी तलवार सच में किसी ने खुद बनाई है, पर वो मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन? ये अभी तुम्हारा छोटा शिष्य भाई है, नाम है यचेन। उन्होंने यचेन के परीक्षा में एक चौथे स्तर के भेड़िया राक्षस को मारने की कहानी छोटे में बताई। आखिरी चरण में भेड़िया राक्षस अचानक चौथे स्तर पर पहुंच गया। खतरे की उस घड़ी में यचेन ने इसी तलवार कला से एक ही वार में राक्षस को मार गिराया। चौथे स्तर का भेड़िया राक्षस फाउंडेशन लेवल 5वें स्तर के बराबर होता है। मैं भी एक वार में उसे नहीं मार पाता। ये कैसे कर सकता है? वो तो अभी हाल ही में फाउंडेशन लेवल में आया है। ये इतनी गहरी तलवार कला कैसे बना सकता है? मैंने इस तलवार को फैनलिंग तलवार कला में जोड़कर फैनलिंग चौथी तलवार बना दिया है। ये तलवार बहुत गहरी और ताकतवर है। अगर तुम इसे समझ लो तो तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। इसी समय छिंगनियन तलवार संप्रदाय के अड्डे पर लुओछन और लुओशुंग बात कर रहे थे। भाई, ये यचेन तो अब सच्चा शिष्य बन गया। अब उसे हटाने का मौका लगता है खत्म हो गया। फिर भी तुम उसे हटाने की सोच रहे हो। उसकी अब की पहचान देखते हुए अगर वो तुम्हें हटाना चाहे तो ये बहुत आसान है भाई। तुम हो तो वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा। उसकी साधना की रफ्तार और संप्रदाय का सपोर्ट देखकर कुछ सालों में ही उसकी ताकत मुझसे आगे निकल जाएगी। फिर तुम्हें लगता है वो तुम्हारी इज्जत रखेगा? भाई, यचेन से निपटने का मेरे पास एक अच्छा तरीका है। कौन सा तरीका? पहले भाई ने दो भाई को रास्ते में यचेन को मारने भेजा था, पर दो भाई ही उसके हाथों मर गया। हम इसी बात को आधार बनाकर संप्रदाय को बता सकते हैं कि यचेन ब्लड इविल सेक्ट का जासूस है। यचेन जब लिंगशी पहाड़ की खदान पर गया तो खदान पर हमला हुआ, और उसके जाने के बाद खदान पर ब्लड इविल सेक्ट ने कब्जा कर लिया। सुमनाओ एल्डर मारे गए और छिनशियोंग बुरी तरह जख्मी हो गए। ये सब हम यचेन के सिर डाल सकते हैं। ये उसने ही खबर दी, जिससे ब्लड ईल सेक्ट को पता चला कि खदान पर छिन सीनियर सिस्टर मौजूद है। इसलिए उन्होंने फाउंडेशन लेवल के कई साधक भेज दिए घेरने के लिए। बाद में दू भाई और लियोपिंग की मौत को भी ऐसे बताया जा सकता है कि उन दोनों को यचेन का ब्लड ईविल सेक्ट जासूस होने का राज पता चल गया था, इसलिए उन्हें खत्म कर दिया गया। ये सुनकर लोअचन की आंखों में चमक आई। उसने अपने कपड़ों से एक संदेश पत्र निकाला और अपनी आत्मा शक्ति उसमें डाली। तुम्हारे छिंगनियन तलवार संप्रदाय में एक टैलेंटेड शिष्य आया है। अगर उसे बढ़ने दिया तो वो बड़ी मुसीबत बन सकता है। तुम्हें काम दिया जाता है, किसी तरह उसे खत्म करो। तुमने जो प्लान बताया है मुझे लगता है उसे लागू किया जा सकता है, पर इसमें बहुत सी कमियां हैं। अच्छे से प्लान बनाना होगा और कुछ सबूत भी बनाने होंगे। हाँ, और वो जॉलिन नाम की लड़की है, उसका इस्तेमाल करके यचेन के ब्लड एविल सेक्ट जासूस होने का पक्का सबूत बनाया जा सकता है। इसी दौरान मैं बाजार में घूमते घूमते एक शानदार सजी हुई दुकान में पहुंचा। दुकान का माहौल बहुत खूबसूरत था। कई काउंटरों पर जेड की बोतलें रखी थीं। छिंगशुएन मीम की पोशाक पहने एक लड़की शिष्य मेरे पास आई। भाई, आपको क्या चाहिए? मुझे ज्वाइनिंग टिकट चाहिए। ये सुनते ही दुकान में सबकी निगाहें मुझ पर आ गईं। क्योंकि आपको 50 ज्वाइनिंग टिकट चाहिए, ये तो छोटी रकम नहीं है। बताइए आप किस चीज़ से व्यापार करना चाहेंगे? मैंने एक टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर निकालकर उसके सामने रखा। लड़की की आंखों में हैरानी आई। अगर टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर से लेना है तो 125 चाहिए होंगे। मैंने आत्मा पत्थर निकालकर मेज पर रख दिए। भाई, इस लकड़ी के डिब्बे में आपका ज्वाइनिंग टिकट है, पहले गिन लीजिए। अगर सही निकले तो व्यापार पूरा हो जाएगा। मुझे 100 जूलिंग गोली भी चाहिए। ये कहकर मैंने 10 और टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर निकाले। लड़की संभल गई, तुरंत एक और लकड़ी का डिब्बा लेकर आई। भाई, ये है जूलिंग गोली, संभाल कर रखें। भाई, बाहर बहुत लोग आपकी नजर रख रहे हैं। अगर आप आगे से बाहर गए तो दुकान से निकलते ही आपको घेर कर लूट लिया जाएगा। दुकान में पीछे का एक दरवाजा है भाई, वहां से जा सकते हैं। इस तरह उन्हें पता नहीं चलेगा कि आप कब निकले और वो पीछा भी नहीं कर पाएंगे। मैंने थोड़ा सोचा, फिर बोला, तो ठीक है छोटी बहन, रास्ता दिखाओ। लड़की मुझे अंदर के कमरे से ले गई। एक छोटा दरवाजा खोला। बाहर एक सुनसान गली थी। लड़की किनारे हट गई। भाई, यहाँ से जाइए, 2 गलियां पार करके आप बाजार से बाहर निकल जाएंगे। धन्यवाद कहकर मैं चला गया। दरवाजा बंद करके वापस दुकान के हॉल में आई। फूतियान काउंटर के पास खड़ा था। लड़की मुस्कुराई, हल्के से सिर हिलाया। फूतियान ने मुंह से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ इशारा किया, फिर मुड़कर तेजी से दुकान से बाहर निकल गया। उस आदमी के पास 50 ज्वाइनिंग टिकट और 100 से ज्यादा जूलिंग गोली है। शायद कुछ टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर भी हों। अगर फू भाई को ये मिल जाए तो हमारे रिश्ते को देखते हुए मुझे भी कुछ फायदा जरूर मिलेगा। चिंगचुआन बाजार से निकलते वक्त मुझे पीछे एक छोटी पूंछ लगी हुई महसूस हुई। उसकी साधना फाउंडेशन लेवल चौथे स्तर की थी। लगता है उसने मुझे मोटा शिकार समझ लिया था। चलो ठीक है, मुझे भी अपनी ताकत आजमानी है। हम दोनों आगे पीछे उड़ते हुए 2 घंटे बाद एक सुनसान और वीराने इलाके में पहुंचे। फूतियान अचानक तेजी से आगे आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। दोस्त, यहाँ की जगह तो बहुत अच्छी है। तुम्हारी कब्र के लिए एकदम सही। क्या कहते हो? मुझे तो ठीक नहीं लगती। अगर आपको पसंद नहीं तो यहीं हमेशा के लिए सो जाओ। मेरे चारों तरफ सच्चा तत्व फट पड़ा और शीतल आसमान तलवार तुरंत मेरे हाथ में आ गई। उसकी चांदी जैसी चमक चारों तरफ फैल गई। फूतियान का घमंडी चेहरा एक पल में लालची और गर्म हो गया। स्पिरिट लेवल की कीमती तलवार। सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास सिर्फ टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर ही नहीं, ऐसी चीज भी है। तुम्हें मारकर ये सब मेरा हो जाएगा। मरने से पहले एक बात पूछूं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां से निकल रहा हूँ? हाँ हाँ, जो लड़की तुम्हें पीछे के दरवाजे से लेकर गई थी वो तो मेरी अपनी औरत है। वो तुम्हारे लिए नहीं सोच रही थी, बस डर रही थी कि कोई और इस मोटे शिकार को छीन ले जाएगा। ओ ऐसा है, तो फिर शुरू करो। मैंने और बात नहीं की।
तलवार उठाई और हमला कर दिया। फूतियान ने सोचा था मुझ जैसे फाउंडेशन लेवल दूसरे स्तर वाले को आसानी से दबा देगा, पर कुछ दर्जन वार के बाद उसका चेहरा घबराहट से बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो चौथे स्तर का होकर भी मुझसे दबा जा रहा है। अंदर के डर ने उसे और परेशान कर दिया। उसकी आंखों में दर्द की चमक आई। उसने अपने थैले से एक खतरनाक ताकत वाला ताजा निकाला। सच्चा तत्व हवा में एक बड़े पहाड़ की तरह जमा होने लगा। तुमने ही मुझे मजबूर किया, यह है दबाने वाला। यह उसका आखिरी हथियार था। पहाड़ का दबाव ताजा, इसकी ताकत फाउंडेशन लेवल के आखिरी स्तर से भी टक्कर ले सकती थी। विशाल सच्चा तत्व का पहाड़ मेरी ओर बढ़ने लगा। कोई और होता तो उम्मीद छोड़ देता, पर मेरे हाथ में शीतल आसमान तलवार थी। मैंने सीधा फैनलिंग चौथी तलवार मन का चांद चला दी। एक चांद की तरह काटती लहर निकली और एक भयानक आवाज के साथ वो विशाल पहाड़ एक ही बार में टूट गया। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारी तरफ हाथ नहीं उठाना चाहिए था। छिंगशुएनमेन की इज्जत के नाम पर मुझे एक बार छोड़ दो। अब माफी मांग रहे हो। मेरी नज़र में मारने का इरादा बिल्कुल कम नहीं हुआ। फूतियान माफी मांगता रहा। बेकार था। वो लड़ने की हिम्मत भी जुटा चाहता था, पर डर ने उसे पहले ही तोड़ दिया था। मैंने एक वार से उसका गला काट दिया, उसकी जान ले ली। फूतियान मरने से पहले की निगाहों में सिर्फ पछतावा था। शायद उसे आखिर तक समझ नहीं आया कि उसने किससे टक्कर ली थी। मैंने उसका थैला उठा लिया और आग लगाकर उसका नामो निशान मिटा दिया। आसपास सुरक्षित होने का यकीन करके मैंने नकाब उतारा और आसमान में गायब हो गया। 1 घंटे उड़ने के बाद मुझे आराम मिला। फूतियान के थैले की चीजें देखी। हालांकि दवाई और गोलियां काफी थीं, पर सबसे ज्यादा दिल को छू गई वो 2 किताबें। जब मैंने छिनशुएन मंत्र खोला तो सिस्टम की आवाज सुनकर मैं वहीं ठहर गया। चीज छिनशुएन मंत्र मजबूत कर सकते हैं एक बार, समय 3 घंटे। नतीजा निकला छिनशुएन सूत्र। क्या मतलब, मैंने पहले जो कला छीनी थी वो छिनशुएन से ही थी, पर यचेन तो पहले ही मर चुका। ये सुराग यहीं खत्म हो गया। मैंने और गहराई में जाने की जरूरत नहीं समझी। और वो दवाई बनाने वाली किताब सिस्टम ने मजबूत करके दवाई बनाने का चित्र संग्रह बना दिया। यही मुझे अभी सबसे ज्यादा चाहिए था। सामान संभाल कर मैं फौरन संप्रदाय नहीं लौटा, बल्कि अपने इंसानी राज्य वाले घर में छुप गया, ताकि शांति से सामान का हिसाब कर सकूं। जब मैं नीचे उतरा तो घर में एक ठंडी सी खूबसूरत आकृति मौजूद थी। घर के आड़ू के पेड़ के नीचे काली पोशाक में छिनबिन शुए तलवार चला रही थी, वही फैनलिंग चौथी तलवार। ये देखकर मेरी आंखों में एक पल की राहत आई। कई दिन हुए छिन सीनियर सिस्टर की तलवार कला और बढ़ गई लगती है। तुम मुझे जानते हो? छिन सीनियर सिस्टर सच्चे शिष्यों मशहूर ठंडी सुंदरी है। इस जगह कौन नहीं जानता। बिनशुए ने एक ठंडी सी आवाज निकाली, थोड़ी निराश सी लगी, फिर एक बर्फ के फूल वाला थैला फेंक दिया। ये तुम्हारे लिए रख लो। फिर बिनशुए मेरे जवाब का इंतजार किए बिना एक रोशनी की तरह उड़कर चली गई। हाथ में दवाई और गोलियां देखकर मेरे मन में मिले जुले भाव आए। ये जो बर्फ की देवी कहलाती है, इसके अंदर तो एक छोटी सी फायदा देने वाली लड़की छुपी है। इस बड़े तोहफे को देखकर मैंने फौरन 1 महीने के लिए ध्यान में बैठने का फैसला किया। टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर और 5 खजाने वाली गोली की बारिश में मैं फाउंडेशन लेवल तीसरे स्तर पर पहुंच गया और फैनलिंग 5वीं तलवार भी समझ ली। मैं दवाई बनाने की कला सीखने संप्रदाय लौटने की सोच रहा था, तभी छिमिलियन तलवार संप्रदाय के तीसरे एल्डर के कमरे में लुओचन अपने खून से लथपथ भाई लुओशुंग को लेकर अंदर आया। साथ में एक पागल सा दिखता ब्लड इविल सेक्ट का कैदी भी था। तुम्हारा मतलब है हमारे सच्चे शिष्यों में ब्लड इविल सेक्ट का जासूस है गुरुजी? इसका मुंह बहुत सख्त है। शिष्य ने हर तरह की सख्ती की, और इसका मुंह नहीं खुला। हाँ हाँ, मार दो मुझे। तुम लोग कभी उसे पकड़ नहीं पाओगे। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अगर नहीं बताओगे तो मैं खुद आत्मा खोजने की कला से तुम्हारी याददाश्त में जाकर देख लूंगा। उस समय छिंगलियन तलवार संप्रदाय को नहीं पता था कि यचेन के खिलाफ एक साजिश पहले से ही फैल चुकी थी। वो ब्लड इविल सेक्ट का शिष्य असल में सिर्फ एक बलि का बकरा था। उसकी याददाश्त की गहराई में ब्लड इविल सेक्ट के मालिक बाइवुया ने झूठी याददाश्त डाल दी थी। उस याददाश्त में यचेन बाइवुया का सीधा शिष्य बन चुका था, और वो मन का चांद वाली तलवार चाल भी ब्लड इविल सेक्ट की गुप्त कला बना दी गई थी। बस तीसरे एल्डर ने आत्मा खोजने की कला इस्तेमाल की तो यचेन का बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये वो था। अब समझ आया। मैं सोच रहा था ये बच्चा इतनी गहरी तलवार कला कैसे बना सकता है, तो पीछे बायोविया जैसा बूढ़ा शैतान खड़ा है। गुरुजी, ये चैन इस इंसान की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर शिष्य ने इसे ना पकड़ा होता तो नतीजा बहुत बुरा होता। चलो मेरे साथ मुख्य चोटी के हॉल में चलो। इस जासूस को सबके सामने बेनकाब करना होगा। तीसरे एल्डर पागल कैदी को लेकर सीधे मुख्य चोटी पहुंचे। यहाँ तक कि घंटी बजाकर संप्रदाय प्रमुख ली छिंगछियो और बाकी सभी बड़े लोगों को इकट्ठा कर लिया। छिंगमिंग शुए भी लोगों के बीच मौजूद थी। हल्की भौहें सिकोड़कर इस तमाशे को देख रही थी। तीसरे एल्डर ने एक एक करके यचेन की हर शक भरी बात बताई, लिंगशी पहाड़ पर हुए हमले से अचानक गायब होने तक, फिर 3 महीने में फाउंडेशन लेवल पार करने और कमाल की कला सीखने तक। ये सब झूठे सबूतों के सामने यचेन के खिलाफ तीखे हथियार बन गए। तीसरे एल्डर, यचेन मेरा सच्चा शिष्य है। सच्चे शिष्य पर बेबुनियाद आरोप लगाना बड़ा अपराध है। तुम्हारे पास क्या ठोस सबूत है? संप्रदाय प्रमुख, इस ब्लड इविल सेक्ट शिष्य की याददाश्त ही पक्का सबूत है। बाइवुया ने खुद उसे तलवार कला सिखाई, फाउंडेशन लेवल तक पहुंचाने में मदद की। सब इसलिए कि वो हमारे संप्रदाय के मुख्य हिस्से में घुस सके। भाई, अगर भरोसा नहीं है तो खुद आत्मा खोजने की कला से देख सकते हैं।